हाँ जी, गुड इवनिंग। आज हम जीएसटी के सारी की सारी अमेंडमेंट्स कवर करने वाले हैं जो कि सीए इंटरमीडिएट के पेपर नंबर 4 विच इज़ टैक्सेशन उसका पार्ट बनती हैं। मई 21 के अंदर पहली बार आपसे पूछी जा सकती है। वो अटैम्प्ट जब भी होती है, अब अटैम्प्ट की बात नहीं करने वाले हम, कब होने वाली है कब नहीं होने वाली, लेकिन जब भी होने वाली है ये सारी की सारी अमेंडमेंट्स आपसे पूछी जा सकती हैं, लेटेस्ट हैं। तो पहली चीज़ की बात करते हैं हमारे बैचेस की। अगर आप बात करते हैं तो कौन से स्टूडेंट्स को ये वाली वीडियो देखनी ज़रूरी है, किनको देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने मई 2021 लेटेस्ट बैच जो हमारा चला था वो वाला आपने लिया था, आपको ये वीडियो बिल्कुल भी देखने की ज़रूरत नहीं है। आपको सब कुछ जितनी भी चीज़ें बताई गई थी क्लास के अंदर दे आर सफिशेंट, उनके अलावा कोई भी और अमेंडमेंट नहीं है। आपको लेटेस्ट बैच प्रोवाइड करा गया था। बट अगर आपने मई 21, नवंबर 21 इनके अलावा कोई भी और हमारा बैच लिया था, यानी कि मई 20 वाला बैच हो सकता है, नवंबर 20 वाला बैच, मई 19, नवंबर 19 वगैरह वगैरह, तो अगर आप पीछे चले जाने लगते हैं इस बैच से, तो जो भी आपने बैच लिया था आप सारे के सारे स्टूडेंट्स को ये वाली अगर आप अटेम्प्ट देने वाले हैं तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी, सो एज टू बी एबल टू अपडेट योर सेल्फ विद द लेटेस्ट सिलेबस जो भी आपसे मई 21 के अंदर पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो को देख लीजिएगा, अपने आप को अपडेट कर लीजिएगा, और सारी सारी चीज़ें जो भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ मैं आपको पेज नंबर बताता रहूँगा कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या अमेंडमेंट आई है। एक्सप्लेनेशन के साथ साथ अमेंडमेंट भी बता दूंगा, क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो चलिए अमेंडमेंट्स को चालू करते हैं। मैंने मार्क कर रखा है आईसीआई का स्टडी मैट ही हम रेफर करते हैं क्लास के अंदर भी जीएसटी के लिए। अब इनकम टैक्स के लिए मैं आपको कैप्सूल देता हूँ 230 पेजेस का, छोटा सा होता है, लेकिन जीएसटी अपने आप में ही क्योंकि छोटा सा है इसको हम आईसीआई के स्टडी मैट से ही करते हैं। इसकी रिविजन मैराथन में आपको प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप अच्छे से जल्दी से रिवाइज कर पाएं। लेकिन अभी आपका काम क्या है, आईसीआई का लेटेस्ट स्टडी मैट अगर आपके पास है बहुत बढ़िया, नहीं है तो क्या करिएगा, यहाँ पे मैं आपको जो भी पेज पे कोई भी अमेंडमेंट बताऊंगा अपने पुराने मॉड्यूल के अंदर वो चेंज मार्क कर लीजिएगा। दूसरा तरीका आप क्या कर सकते हैं, पुराना मॉड्यूल आपके पास होगा ही जीएसटी का, ये जो लेटेस्ट मॉड्यूल है इसमें मैं जो भी पेज आपको बताता रहता हूँ कि यहाँ पे ये छोटा मोटा चेंज आया है, उस चेंज को मार्क करते जाइएगा ताकि आपको पता हो यहाँ पे आपको क्या चीज़ देखनी है क्या नहीं देखनी है। और ये मेरे लिए आपको बताना क्यों ज़रूरी है, आप खुद से नहीं स्पॉट कर सकते कौन सी अमेंडमेंट्स हैं, नहीं, आपको दो दिक्कतें आएंगी। पहली चीज़, अमेंडमेंट समझ नहीं आने वाली खुद से, ऐसा हो सकता है खुद से समझ आ जाए, लेकिन चांसेस हैं समझ नहीं आए, तो मैं आपकी थोड़ी उसमें हेल्प कर सकता हूँ। एंड द सेकंड थिंग इज, इसमें आइडेंटिफाई कर पाना कि पूरे के पूरे मॉड्यूल में कहाँ कहाँ पे अमेंडमेंट्स आई है, दिस इज अगेन अ टास्क इन इटसेल्फ। एंड क्यों, क्योंकि आईसीए ने कहीं पे भी मार्क करके आपको नहीं दे रखा कि ये चीज़ें अमेंड कर दी गई हैं, ये चीज़ों में हमने काटा पीटी करी है, कुछ माइनस करा है, कुछ ऐड करा है वगैरह वगैरह। तो वो पूरा का पूरा एनालिसिस कि क्या माइनस करा गया है क्या ऐड करा गया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, इस तरीके से बता रहा हूँ। मैं आपको सीधा पेज नंबर बता दूंगा कि इस पेज पे ये अमेंडमेंट आई है विद रिस्पेक्ट टू द ओल्ड मटेरियल जो भी आपके पास होगा जीएसटी का। आपके पास मई 20 वाला मटेरियल है तो ये मई 21 वाला मटेरियल खोल के देखिएगा, मैं आपको अमेंडमेंट्स बताता रहूँगा। मैंने मार्क कर रखी है तो आपका टाइम उसमें वेस्ट नहीं होगा। आ जाइए सीधा पेज नंबर 1.9 पे, और यहाँ पे आपकी सबसे पहली अमेंडमेंट है। अभी आज सच कोई अमेंडमेंट नहीं है, एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि पहले आपको नहीं दिया गया था। यहाँ पे अगर आप बात करते हैं, ये डिस्कशन करके हम खत्म कर देते थे कि कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी होता क्या है, और ये जो फाइनल नुआंसेस करके मैंने आपको सारी चीज़ें बताई थी, ये भी एक टाइप का वैट होता है। कॉन्टिन्यूस चेंज ऑफ टैक्स क्रेडिट्स यहाँ पे मिल जाती हैं, हाइपोथेटिकली तो मिल जाती, प्रैक्टिकली मैंने आपको दिक्कतें बताई थी, वो सारी चीज़ें सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं आया, ये सब कुछ सेम है। लेकिन इसके बाद आपको ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि आईटीसी मिलता कैसे है, आउटपुट टैक्स निकाला कैसे जाता है, वैल्यू एडिशन कैसे निकाली जाती है, वो एक एग्जाम्पल की तरह एक्सप्लेन करी गई। और एग्जाम्पल आपके लिए समझना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज पूरा का पूरा जीएसटी आपने क्लास में पढ़ रखा है। तो खुद से एक बार इसको सॉल्व करिएगा, चेक करिएगा यहाँ पे क्या करा गया है। अगर कहीं पे भी डाउट आता है तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो वाला पोर्शन। बट आई एम प्रीटी श्योर यहाँ पे कोई भी अमेंडमेंट की चीज़ नहीं है, तो आपको दिक्कत नहीं आने वाली। आपने सारी चीज़ें पढ़ रखी हैं क्लास के अंदर, वही चीज़ है, बट क्योंकि एग्जाम्पल नया था मैंने सोचा आपको बता दूँ कि यहाँ पे कुछ नया ऐड करा गया है। सो दिस इज द फर्स्ट ऑफ मेनी थिंग्स जो भी चेंज हुई है आपके स्टडी मैट के अंदर, इसको मार्क कर लीजिएगा। देन वी आर कमिंग टू पेज नंबर 1.14, यहाँ पे आ जाइए, और यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है कैसा, यानी कि जीएसटी लगाने के लिए लोगों पे कौन से लॉज किस किस ने बनाए हैं, कौन से सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाए हैं, कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं वगैरह वगैरह। तो मैंने आपको क्या बताया था, एक सेंट्रल लेजिस्लेशन होती है विच इज सीजीएसटी एक्ट, जो कि सीजीएसटी लगाने के लिए काम आती है, सेंट्रल गवर्नमेंट बनाती है। ऐसे ही अगर आप यूनियन टेरिटरीज जिनका अपना लेजिस्लेचर नहीं होता, अपनी गवर्नमेंट नहीं होती, उनकी बात करते हैं तो इनके केस में क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट एक ही एक्ट बना देती है जिसको बोला जाता है यूटीजीएसटी एक्ट। लेकिन अगर आप बात करते हैं यूनियन टेरिटरीज की जिनके पास अपना खुद का लेजिस्लेचर होता है, या फिर स्टेट्स की बात करते हैं, तो ये सारे के सारे क्या करते हैं, अपने लेजिस्लेचर को यूज़ करके, अपनी सरकारों को यूज़ करके खुद से अपना एक्ट बनाते हैं जहाँ पे एसजीएसटी लगता है। ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई थी। इसमें हल्का सा चेंज किया गया है, ये जो भी बोल्ड करके आपको आईसीआई ने दिखा रखा है।
जम्मू एंड कश्मीर अगर आपको पता होगा तो थोड़े टाइम पहले तक ये क्या होती थी, अपने आप में एक स्टेट होती थी जिसकी अपनी स्टेट गवर्नमेंट भी थी। लेकिन सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन करी अपनी सेंट्रल गवर्नमेंट की पास को यूज़ करके और इस स्टेट को कन्वर्ट कर दिया दो यूनियन टेरिटरीज में। पहली एक ही यूनियन टेरिटरी निकल के आई जम्मू एंड कश्मीर, और उसी का जो एक पार्ट हुआ करता था लद्दाख, उसको अपने आप में अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दे दिया गया। लेकिन दोनों को ही अलग अलग टाइप की यूनियन टेरिटरी बनाया गया। इसको एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसका अपना लेजिस्लेचर होगा, लेकिन इसको एक ऐसी यूनियन टेरिटरी बनाया गया जिसका अपना लेजिस्लेचर नहीं होने वाला। और उसके साथ साथ एक और चेंज निकल के आया, दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, ये दो अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी जिनके अपने लेजिस्लेचर नहीं होते हैं। लेकिन आज के टाइम पे अगेन यहाँ पे सरकार ने रीऑर्गेनाइजेशन करी और इन दोनों को मिला के एक ही यूनियन टेरिटरी बना दी, जिसकी वजह से अटपटा सा नाम निकल के आ रहा है, दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। तो खैर जो भी है, ये पूरा जो नाम निकल के आ रहा है ये आपकी एक यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर। चंडीगढ़ पहले भी हुआ करती थी, लक्षद्वीप, निकोबार आइलैंड्स, अच्छा निकोबार नहीं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, ये सारी की सारी पहले भी आपकी ये वाली हुआ करती थी यूनियन टेरिटरीज विदाउट लेजिस्लेचर। यहाँ पे क्या हो गया आज के टाइम पे, जो आपको याद रखना पड़ेगा, यूनियन टेरिटरीज विद देयर ओन लेजिस्लेचर, जिनकी खुद की सरकार होती है, वो आज के टाइम पे दो नहीं है, तीन है, दिल्ली, पुडुचेरी, जम्मू एंड कश्मीर। तो यहाँ पे अगर कोई भी इंट्रा स्टेट सप्लाई होता है उस पर यूटीजीएसटी लगेगा या फिर एसजीएसटी लगेगा, एसजीएसटी लगेगा, बिकॉज इनको फॉर द पर्पज ऑफ जीएसटी हम स्टेट ही मान के चलते हैं। सिमिलरली अगर आप यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर की बात करते हैं तो उसमें लद्दाख ऐड हो गई है और ये दोनों मर्ज हो चुकी हैं। तो यहाँ पे नंबर सेम रहने वाला है यूनियन टेरिटरी विदाउट लेजिस्लेचर का, बिकॉज एक ऐड हो गया और एक जो अलग से एग्जिस्ट करता था वो दूसरे के साथ मर्ज हो गया है और यहाँ पे एक ऐड हो चुका है। इस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ठीक है जी। तो चैप्टर नंबर 1 के अंदर आपकी यही दो अमेंडमेंट्स थी। पहली तो मैंने आपको बताया क्वेश्चन ऐड करा गया है, दूसरी अमेंडमेंट मैंने आपको बता दी है, यहाँ पे स्टेट्स की रीऑर्गेनाइजेशन हुई है जिसमें यूनियन टेरिटरीज निकल के आ गई हैं, कुछ यूनियन टेरिटरीज मर्ज हो गई हैं वगैरह वगैरह। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, यहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, एक ही अमेंडमेंट है इनफैक्ट। पेज नंबर 2.20 पे आइए, यहाँ पे ना आपकी कोई ऐसा सच अमेंडमेंट नहीं आई है, लेकिन आईसीएआई ने आपके सामने एक स्कूल ऑफ थॉट प्रेजेंट करा है जो कि आपके दिमाग के चक्षु खोलने में थोड़ी हेल्प करेगा आपकी। कैसे हेल्प करेगा समझिएगा। स्कूल ऑफ थॉट होता क्या है, विचारधारा होती है, किस चीज़ को इंटरप्रेट करने का तरीका होता है। काफ़ी बार मैंने आपको बताया ना, चीज़ों की लिटरल इंटरप्रिटेशन भी होती है, लेकिन अगर आप लिबरल इंटरप्रिटेशन करें या फिर लॉजिकल इंटरप्रिटेशन करें तो डिफरेंट इंटरप्रिटेशन निकल के आती है। अब उन सारी चीज़ों में मत पढ़िए, मैं आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ यहाँ पे हो क्या रहा है। सेक्शन नंबर 7 के अंदर हमने डिस्कस करा था किस चीज़ को सप्लाई बोला जाता है, किसको सप्लाई नहीं बोला जाता। और अगर आप सेक्शन 7(1)(a) की बात करते हैं, वहाँ पे आपको छोटी सी चीज़ बोली गई है, आपने जो भी काम करा होता है, कोई भी टाइप का सप्लाई करा होता है, उसमें कंसिडरेशन भी होनी चाहिए और वो बिजनेस की तरह भी होना चाहिए, इन परस्पेंस इन द कोर्स ऑफ और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, वो होना चाहिए। ये दोनों कंडीशन, एडिशनल कंडीशंस अगर आप सेटिस्फाई करेंगे, ओनली देन विल इट बी कॉल्ड अ सप्लाई। और अगर इसको सप्लाई आप बोल पाएंगे तभी जाके इस पर जीएसटी लगा पाएंगे। बट व्हाट इफ मैं बोलूँ कोई भी काम मैंने करा था वो बिजनेस के तहत नहीं करा था, वो मेरा बिजनेस नहीं था, मैंने ऐसी कोई भी चीज़ बेची थी, सप्लाई करी थी, क्या उस पर जीएसटी आएगा? नॉर्मली नहीं आएगा। और उसी के लिए आपको एग्जाम्पल दिए गए थे, जैसे कि मणिकर्णिका ने क्या करा है, अपनी ओल्ड गोल्ड बैंगल्स, ईयर रिंग्स वगैरह वगैरह ये बेची हैं किसको? आभूषण जूलर्स को। अब ये जो बेच रही हैं ये इनका बिजनेस है? नहीं, ये कोई भी इंडिविजुअल जब भी जूलर को कोई भी ऐसी ज्वेलरी बेचता है, इसको नहीं बोला जा सकता इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस ऑफ द इंडिविजुअल। और क्योंकि नहीं बोला जा सकता, ये सप्लाई नहीं बनने वाला, और क्योंकि सप्लाई नहीं बनेगा इस पर मनी करने का कोई ये नहीं बोला जाएगा। आपने सप्लाई कर दिया, जीएसटी कलेक्ट करिएगा इस इंसान से और कलेक्ट करने के बाद सरकार को दीजिएगा। हमने क्लास में डिस्कस करा था। सिमिलरली ऊपर भी वैसे ऐसे एग्जाम्पल निकल के आ रहा था, ऋषभ के पास अपनी गाड़ी थी पर्सनल काम के लिए, और वो जब भी बेचेगा तो क्या ये बोला जाएगा इसने बिजनेस कर लिया? नहीं, गाड़ियाँ खरीदना बेचना इसका बिजनेस नहीं था, पर्सनल कार को बेचा है। तो जब भी बेचेगा इसके ऊपर जीएसटी इंप्लीकेशंस नहीं आ पाएंगी, क्योंकि ये काम इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस नहीं करा गया है। बट देन देयर इज दिस अनदर स्कूल ऑफ थॉट जो कि क्या बोलता है, भाई साहब बिजनेस की डेफिनेशन जब भी दी गई थी तो आपको बोला गया था हम उस चीज़ को भी बिजनेस बोलने लग जाएंगे जहाँ पे फ्रीक्वेंसी नहीं है, यानी कि आप फ्रीक्वेंटली कोई काम नहीं कर रहे, उस काम को भी बिजनेस बोल सकते हैं। यानी कि मोटे मोटे तौर पे फॉर एनी ट्रेड, कॉमर्स या फिर एनी अदर सिमिलर एक्टिविटी, उसको बिजनेस बुलाए जाने के लिए हमारे लिए फ्रीक्वेंसी, वॉल्यूम, कॉन्टिन्यूटी या फिर रेगुलरिटी ऑफ द ट्रांजैक्शन इज नॉट अ प्री रेक्विजिट। तो यहाँ पे क्या बोला गया, एक और स्कूल ऑफ थॉट निकल के आया जिसने बोला इन्होंने एक्टिविटी जो करी थी गाड़ी बेचने की या फिर ज्वेलरी बेचने की, ये फ्रीक्वेंटली नहीं करते होंगे, वॉल्यूम में नहीं बेचते होंगे, पूरे साल में एक ही गाड़ी बेची, एक ही ज्वेलरी बेची, कॉन्टिन्यूसली ये वाला काम नहीं कर रहे, रेगुलरली ये वाला काम नहीं कर रहे। लेकिन स्टिल क्या इसको भी बिजनेस बोला जा सकता है? बोला तो जा सकता है अगर आप इस वाले पॉइंट को पढ़ने लग जाएं तो। लेकिन क्या इसकी वजह से एब्सर्ड से रिजल्ट निकल के आएंगे, अटपटे से रिजल्ट निकल के आएंगे? बिल्कुल। इनको जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा अपनी गाड़ी बेचने के लिए, पर्सनल गाड़ी बेचने के लिए, और पर्सनल गाड़ी कभी ना कभी तो कोई ना कोई इंसान तो बेचेगा ही, ज्वेलरी कभी ना कभी तो बेचेगा ही। अगर आप ऐसे करने लग गए तो इंडिया में कोई भी इंसान बच जाएगा क्या जिसके पास अपना जीएसटी नंबर नहीं होगा? नहीं। तो सब कोई बोलते हैं जीएसटी नंबर लेने के लिए ये बदतमीजी करनी है, तो सरकार ने कहा नहीं,
दिस डज नॉट रियली लीड टू अ लॉजिकल कंक्लूजन, विच इज़ वाई हम इस इंटरप्रिटेशन को नहीं लेने वाले, लेकिन स्टिल दिस अनदर स्कूल ऑफ थॉट वो आपके सामने प्रेजेंट ज़रूर करा गया आपके दिमाग के चक्षु खोलने के लिए। अभी भी आपको वही चीज़ें करनी है जो भी आप पहले पेपर के अंदर कर रहे थे, बट सिंस ये चीज़ आपको एक्स्ट्रा बताई गई है इस स्टडी मटेरियल के अंदर, पुराने स्टडी मैट में नहीं थी, मेरा मन करे इसके बारे में आपको बताने का। चलिए जी आगे जाते हैं। इस चैप्टर के अंदर कोई भी और आपकी अमेंडमेंट एज सच नहीं है। आते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। देखिए जी यहाँ पे आपकी सबसे पहले तो वही अमेंडमेंट निकल के आई है। यूटीजीएसटी एक्ट किस पे लगता है? यूनियन टेरिटरीज पे जिनका अपना खुद का लेजिस्लेचर नहीं होता है। और इसमें कौन सी यूनियन टेरिटरी की एडिशन हुई है? लद्दाख की। और उसके साथ साथ दमन एंड दीव, दादर एंड नागर हवेली, अलग अलग यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, आज के टाइम पे मर्ज हो चुकी हैं। तो वही चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है बोल्ड करके। दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, इनके बीच में कोई कॉमा नहीं है क्योंकि ये दोनों मर्ज हो चुकी है। लद्दाख ये अपने आप में अलग यूनियन टेरिटरी निकल के आई है इस पर्टिकुलर एक्ट के तहत। ये सब आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है, वैसे ही आपको बताया जा रहा है नॉलेज के लिए। आगे जाइए, यहाँ पे आपको वही देखने को मिल रहा है, ये दोनों की दोनों आपकी यूनियन टेरिटरीज हैं विदाउट लेजिस्लेचर। और अगर आप स्टेट्स की डेफिनेशन देखेंगे उसमें आपकी एक और निकल के आ जाएगी, यूनियन टेरिटरी विद लेजिस्लेचर, विच इज जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है जी, देखते हैं और कोई अमेंडमेंट है क्या इस चैप्टर के अंदर। अभी तक तो यही निकल के आया है। और ओके, ये कोई अमेंडमेंट नहीं है, लेकिन ये चार्ट थोड़ा बेटर बना दिया गया है। पेज नंबर 3.23 पे आइए। रिवर्स चार्ज की जब हम बात करते हैं जीटीएस सर्विस पे, तो रिवर्स चार्ज के लिए आपको एक चार्ट दिया गया था, अपने स्टडी मैट में चेक करिएगा। ये वही चार्ट है, बस इस वाले चार्ट के अंदर रिवर्स चार्ज के साथ साथ एग्जेम्पशन उसको भी डाल दिया गया है, उसको भी इनकॉर्पोरेट कर दिया गया है। तो ये थोड़ा ज़्यादा डिटेल चार्ट है, ज़्यादा प्रोविजंस को इनकम्पास कर लेता है। तो आपको बेसिकली करना क्या है, उस वाले चार्ट को इग्नोर करिएगा, इस वाले चार्ट को देख लीजिएगा। दिस इज नॉट एन अमेंडमेंट एज सच, यहाँ पे चार्ट बेटर कर दिया गया है, इस वाले चार्ट को देखिएगा, पुराने वाले को इग्नोर करिएगा। यहाँ पे ये भी बता दिया गया है कब ये वाली सर्विसेज टोटली एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। तो फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज कुछ भी नहीं लगने वाला। कौन से केसेस में रिवर्स चार्ज लगेगा, कौन से केसेस में फॉरवर्ड चार्ज लगेगा। अगर आप पुराने चार्ट को देखेंगे वो बस ये बताता है कब फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, कब रिवर्स चार्ज लगेगा, इस वाले पार्ट को वो मिस कर देता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ओके, अब यहाँ पे आपको बताया गया है रिवर्स चार्ज के बारे में विद रिस्पेक्ट टू टैक्सेबिलिटी ऑफ द रेम्यूनरेशन जो भी किसी भी डायरेक्टर को पे करी गई थी। अब ये पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बार रिवर्स चार्ज की एंट्री दिखाना चाहूँगा, फिर यहाँ पे वापस आएंगे, उसके बाद आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। देखिए यहाँ पे आपको बोला गया, कोई भी सर्विसेज जो भी कोई भी डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट ये सप्लाई करता है किसको? टू द सेड कंपनी और अ बॉडी कॉर्पोरेट। ये वाली सर्विसेज क्या हो जाती है? रिवर्स चार्ज में आ जाती हैं। एज अ रिजल्ट ऑफ विच ये जो डायरेक्टर होगा ना, ये सर्विसेज सप्लाई कर रहा होगा, लेकिन इस इंसान को नहीं बोला जाएगा कि आपको जीएसटी कलेक्ट करके सरकार को देना है। जो भी इसकी सर्विसेज रिसीव कर रहा है, यानी कि सामने वाली कंपनी या फिर बॉडी कॉर्पोरेट जो भी लोकेटेड है टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, इनको बोला जाएगा भाई साहब आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा। कैसे? आप इस इंसान को जो भी पेमेंट करेंगे वो तो पेमेंट कर ही दीजिएगा, उसके साथ साथ आप उसी पेमेंट पे जीएसटी कंप्यूट करके सीधा सरकार को पे करिएगा। ये नहीं होने वाला आप इसको पे करेंगे, ये जीएसटी नंबर लेगा और ये सरकार को पे करेगा। रिवर्स चार्ज में कॉन्सेप्ट होता ही है, ये वाला इंसान करता है सारा का सारा टैक्स सरकार को पे, इसको कंप्लायंसेस करनी पड़ती है। अब यहाँ पे ना एक क्वेश्चन उठ के आया कि डायरेक्टर कौन सा वाला होना चाहिए, एम्प्लॉय डायरेक्टर या फिर नॉन एम्प्लॉय डायरेक्टर। इसके बारे में हमने इनकम टैक्स में भी बात करी थी। अगर आप एम्प्लॉय डायरेक्टर निकल के आते हैं तो टीडीएस कहाँ पे काटा जाता है? कंपनी के द्वारा। सोच के देखिएगा, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ। अगर ये इंसान एम्प्लॉय डायरेक्टर होता है तो टीडीएस काटा जाता है सेक्शन नंबर 192 के अंदर, क्योंकि सैलरीज पे टीडीएस वहीं पे काटा जाता है। लेकिन अगर ये वाला डायरेक्टर एम्प्लॉय नहीं होता, कोई और टाइप का डायरेक्टर निकल के आता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, कोई भी टाइप का डायरेक्टर जो भी एम्प्लॉय नहीं है उस कंपनी का, तो उस केस में क्या होने वाला है? इनको जितनी भी फीस पे करी जाती है, सैलरी नहीं पे करी जाती उस केस में। सैलरी किसको पे करी जाती है? एम्प्लॉय को। अगर आप एम्प्लॉय नहीं होंगे, आप आते हैं कोई भी काम करते हैं कंपनी के लिए, तो मोस्टली इनको सिटिंग फीस पे करी जाती है, और वो जो भी पे करी जाती है उस पर टीडीएस कहाँ पे काटा जाता है? 194J में। इसी चीज़ को यूज़ करके ना कि 192 में टीडीएस कट रहा है या फिर 194J में टीडीएस कट रहा है, सरकार ने जीएसटी इंप्लीकेशंस के बारे में आपको बताया, वो ही हम पढ़ने जा रहे हैं। तो अब पहुँचते हैं नीचे, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। देखिए जी, आपको यहाँ पे बोला गया सर्विसेज जो भी ये आ जाइएगा पेज नंबर 3.25 पे। सर्विसेज जो भी प्रोवाइड करी हैं किसी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ने या फिर उन डायरेक्टर्स ने जिनको कंपनी का एम्प्लॉय नहीं बोला जाता, उनको जो भी पेमेंट करी जाएगी, रेम्यूनरेशन दी जाएगी एज कंसिडरेशन फॉर द सेड सर्विसेज, दे आर क्लियरली आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल नंबर 3 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। यानी कि वो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आने की वजह से नहीं बचती हैं जीएसटी से। क्यों? क्योंकि ये इंसान जो भी था ये आपका एम्प्लॉय नहीं था, और नेगेटिव लिस्ट के अंदर वो वाली एंट्री आ जाती है कि आपके एम्प्लॉय ने आपको जो भी सर्विसेज दी है बदले में उसको पेमेंट मिल रही है, उस पर जीएसटी इंप्लीकेशंस नहीं आती। लेकिन ये मेरा एम्प्लॉय थोड़ी है,
क्योंकि यहाँ पे आपको ये चीज़ बताई जा रही है, ये जो भी मुझे सर्विसेज दे रहा है एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं दे रहा है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड, दिस पर्टिकुलर पर्सन, दिस डायरेक्टर इज नॉट एन एम्प्लॉय फॉर द कंपनी। सो ये स्केड्यूल 3 का फायदा तो नहीं उठा पाएगा। नेगेटिव लिस्ट के अंदर तो भाई साहब आप कवर नहीं हुए, आपको जो भी रेम्यूनरेशन मिल रही है अभी तक तो हमें यही लग रहा है उस पर जीएसटी आने वाला है। एज सीन इन द टेबल गिवन अबव, रिवर्स चार्ज टेबल की बात करी जा रही है जो कि अभी अभी मैंने आपको दिखाई थी, उसमें आपको वही बताया जा रहा है कि ये रेम्यूनरेशन जो भी इस वाले डायरेक्टर को दी जाती है जो भी आपका एम्प्लॉय नहीं है, अगर एम्प्लॉय हो जाएगा तो नेगेटिव लिस्ट के अंदर आने की वजह से ही बच जाएगा, उस पर जीएसटी आने ही नहीं वाला, तो रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज उसकी बात ही नहीं होगी। लेकिन अगर ये एम्प्लॉय नहीं है तो इस डायरेक्टर को जो भी रेम्यूनरेशन दी जाएगी वो टैक्सेबल होगी, उस पर जीएसटी आएगा, लेकिन फॉरवर्ड चार्ज में नहीं आएगा, रिवर्स चार्ज में आएगा, क्योंकि ऊपर वाली एंट्री आपको वही बोल रही थी। बात करते हैं दूसरे केस की। व्हाट इफ दिस डायरेक्टर जिसकी हम ऊपर बात कर रहे थे वो अगर एम्प्लॉय निकल के आ जाता है, तो उस केस में सीधा ही मान के चलेंगे कि ये नेगेटिव लिस्ट के अंदर आ जाता है इसीलिए इस पर कोई भी जीएसटी नहीं आएगा। नहीं, सरकार ने कहा इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो डायरेक्टर था आपका एम्प्लॉय था, हो सकता है एम्प्लॉय की कैपेसिटी में तो कुछ ना कुछ पैसे कमाई रहा है, उसके साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा काम आपके लिए कर लेता है जिससे इसको एक्स्ट्रा पैसा मिल जाता है। तो जो एक्स्ट्रा पैसा इसको मिला है जो कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी में काम नहीं करा गया है, उस एक्स्ट्रा पैसे पे जीएसटी आ जाएगा। कैसे आएगा? रिवर्स चार्ज में आएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताएगी। देखिए, जिस केस में आपको पता चलता है कि डायरेक्टर आपका क्या निकल के आ जाता है, एम्प्लॉय निकल के आ जाता है, उस केस में अगला स्टेप क्या होने वाला है ये डिटर्मिन करने में कि जीएसटी इस पर लगेगा या फिर नहीं लगेगा। नेक्स्ट स्टेप वुड बी टू एग्जामिन वेदर सारी की सारी एक्टिविटीज, जितनी भी एक्टिविटीज इस इंसान ने करी हैं, ऑल दी एक्टिविटीज, क्या सारी की सारी एक्टिविटीज आउटसाइड द स्कोप ऑफ जीएसटी हैं? वो कैसे पता चलेगा? चेक करिए सारी एक्टिविटीज जो भी करी हैं उनमें से कौन सी एम्प्लॉय की कैपेसिटी में करी है, कौन सी एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं करी है। Check whether all the activities performed by this director are in the course of employer-employee relation or is there any element of contract for service। Contract of service क्या होता है? वो होता है जो भी employer-employee relation उसकी पर्सन्स में करा जाता है वो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। और कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस क्या होता है? कोई भी काम आप किसी भी इंसान से करवा रहे हैं जो इंसान आपका एम्प्लॉय नहीं है, तो उस केस में कॉन्ट्रैक्ट फॉर सर्विस ये बनता है। द पार्ट ऑफ डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो भी डिक्लेयर करा जाता है सैलरी की तरह इन द बुक्स ऑफ द कंपनी, उस पर वो टीडीएस भी काटेगी 192 में। तो इससे हम चेक भी कर लेंगे कि आप ये नहीं कर रहे हो, आप सैलरी की पेमेंट नहीं कर रहे, लेकिन आप क्या कह रहे हैं मैंने तो सैलरी की पेमेंट कर ली जस्ट टू बी एबल टू मेक श्योर कि उस पर जीएसटी ना आए। तो जब भी आप बोलेंगे ना कोई भी पेमेंट आपने डायरेक्टर को करी है, हम चेक करेंगे टीडीएस उस पर्टिकुलर पेमेंट पे अगर 192 में कटा है तो उस केस में क्या होने वाला है, जीएसटी आप उस पर चार्ज मत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने टीडीएस 194J के अंदर काट दिया है तो उस केस में आपको टीडीएस काटना ही पड़ेगा उतने वाले पोर्शन पे। तो यहाँ पे पार्ट की बात करी जा रही है। अब इस वाले डायरेक्टर को मैं जितनी भी पेमेंट करूंगा, मान लीजिए 2 करोड़ की पेमेंट करी गई है पूरे साल में, 1.5 करोड़ की सैलरी की कैपेसिटी में करी गई है, एम्प्लॉय की कैपेसिटी में सैलरी की पेमेंट, और 50 लाख रुपए की वैसी पेमेंट करी गई है जो कि एम्प्लॉय की कैपेसिटी में नहीं करी गई है, जिस पे 194J में टीडीएस काटा जा रहा है। तो सरकार ने यहाँ पे क्या बोला, जीएसटी आप 50 लाख पे लगा दीजिएगा, बिकॉज इसको आप सैलरी नहीं बोल सकते और ये आपके शेड्यूल नंबर 3 के अंदर यानी कि नेगेटिव लिस्ट के अंदर नहीं आने वाली। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है। तो बेसिक सी चीज़ है, पहले भी आपका यही एनालिसिस निकल के आता था, लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपकी डिटेल्ड क्लैरिफिकेशन सरकार ने आपको दे दी है और क्योंकि आपके सिलेबस का पार्ट भी बनाई गई है, तो ये चीज़ पढ़नी इंपॉर्टेंट हो जाती है। पेपर में अच्छे खासे चांसेस हैं, पूछा जा सकता है, 1-2 मार्क का क्वेश्चन निकल के आ सकता है। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये वाला पार्ट देख लीजिए जल्दी से। फर्दर पार्ट ऑफ द एम्प्लॉय डायरेक्टर्स रेम्यूनरेशन जो कि डिक्लेयर करी जाती है अदर दैन सैलरी की कैपेसिटी में, यानी कि जहाँ पे 194J में टीडीएस काटा जाता है, ये वाला जो भी पोर्शन होगा उसको कंसिडरेशन माना ही जाएगा, विच इज आउटसाइड द स्कोप ऑफ शेड्यूल नंबर 3, यानी कि जो कि नेगेटिव लिस्ट में कवर नहीं होता। एज अ रिजल्ट ऑफ विच इस पे जीएसटी आ जाएगा, और वो भी कैसे आएगा, जब भी आएगा रिवर्स चार्ज नहीं आएगा। ठीक है जी, चलिए देखते हैं और कोई अमेंडमेंट है क्या इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर तो कोई और अमेंडमेंट आपकी नहीं है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 4। यहाँ पे आपकी एक बहुत छोटी सी अमेंडमेंट निकल के आई है। देखिए, एग्जामिशन में कुछ भी प्लस माइनस नहीं करा गया, बस एक छोटी सी चीज़ ऐड कर दी गई है, एंट्री नंबर 19C। सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज जो भी सप्लाई करती है कौन, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो, ये आपने सुना होगा, इसरो टर्म सुनी होगी, एंट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड या फिर न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। इन तीनों ऑर्गेनाइजेशंस में कोई भी अगर सप्लायर निकल के आ जाता है जिन्होंने सैटेलाइट लॉन्च सर्विसेज ये वाली सर्विसेज प्रोवाइड करी हो, तो उस केस में बाय वर्च्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री आपकी सर्विस पे जीएसटी नहीं आने वाला, बिकॉज वो एग्जेम्प्ट कर दी गई है। ये अकेली एंट्री है जो भी इस चैप्टर में ऐड करी गई है, बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले ही पढ़ा दी थी, उन्हीं को अपने दिमाग में रखिएगा। ठीक है जी, आते हैं चैप्टर नंबर 5 पे, जहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं है, कोई भी अमेंडमेंट नहीं है, विच इज़ वाई चैप्टर नंबर 5 आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई, टाइम ऑफ सप्लाई वैसा ही है जैसे पहले था, उसमें कोई भी चेंज नहीं आया। आते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, यहाँ पे आपकी अमेंडमेंट है ऑन पेज नंबर 6.19। अमेंडमेंट कहाँ पे है वो मैं ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ।
ओके, देखिए ये जो पोर्शन आपका निकल के आ रहा है ना सेक्शन नंबर 16 का, सेक्शन 16(2)(c) के अंदर, इसमें आपको पहले यहाँ तक ही पढ़ाया जाता था। यहाँ से आपको आगे जितना भी पोर्शन देखने को मिल रहा है ना पॉइंट नंबर सी के अंदर, यहाँ से लेके आप कह लीजिए यहाँ तक, ये सब नया है, आपके पुराने मटेरियल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो मैं ऐसा करता हूँ, पूरा का पूरा पोर्शन आपको रीड करवा देता हूँ एनालिसिस के साथ। ये सारी की सारी चीज़ें जो भी हैं ये हमने मेन क्लास के अंदर लिखी थी, तो जो भी मेन क्लास के स्टूडेंट्स हैं वो तो इस पूरी मैराथन को देख ही नहीं रहे होंगे, अमेंडमेंट वीडियो को देख नहीं रहे होंगे, आपको तो ज़रूरत नहीं। ये पुरानी क्लास के स्टूडेंट्स देख रहे होंगे, तो आप पूरी डिस्कशन को देखिएगा। क्लास में जो भी मार्किंग्स मैंने करवाई थी, जो भी चीज़ें समझाई थी, सारी की सारी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। मान के चलिए आपकी मेन क्लास ही चल रही है। देखिए जी, सेक्शन नंबर 16 क्या करता है, आपको कंडीशंस बताता है, जो भी कंडीशंस आपको सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी अगर आप कोई भी इनपुट सर्विसेज पे, इनपुट गुड्स पे, कैपिटल गुड्स पे कोई भी टाइप का आईटीसी लेना चाहते हैं तो उन पे करेगा, जीएसटी का आईटीसी लेना चाहते हैं तो। वन ऑफ द कंडीशंस इज टैक्स जो भी लेविएबल होता है ऑन द सप्लाई, जो भी आपने रिसीव करा इनवर्ट सप्लाई, वो एक्चुअली पे कर दिया गया हो सरकार को, भारत सरकार को। अब ये जो कंडीशन थी उसमें मैंने आपको पहले क्या बताया था, पुराने मॉड्यूल के हिसाब से सप्लायर को एक्चुअली पे करना पड़ता है टैक्स। जो भी इंसान है जिससे आपने सप्लाई रिसीव करा था, उस सप्लायर ने एक्चुअली पे कर दिया हो टैक्स चार्ज ऑन द गुड्स एंड और सर्विसेज जो भी आपने ली थी, जिनके लिए आईटीसी आप लेना चाह रहे हैं, आइदर इन कैश और बाय यूटिलाइजिंग आईटीसी। जो भी सप्लायर था उसने किसी भी तरीके से कैश में पेमेंट करी हो, आईटीसी को यूटिलाइज करके करी हो, जैसे भी करी हो, सरकार को पेमेंट कर दी हो, दैट इज व्हाट इज बीइंग प्रोवाइडेड। और अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है आप आईटीसी ले पाएंगे, प्रोवाइडेड बाकी कंडीशंस भी सेटिस्फाई हो जाएं। However, सेक्शन नंबर 41 ये अलाउ करता है रिसिपिएंट को टू टेक आईटीसी प्रोविजनली ऑन सेल्फ असेसमेंट बेसिस। ये मैंने आपको बताया था कि ऐसी भी सिचुएशन निकल के आ सकती है कि हो क्या रहा है, मेरा जो सप्लायर था जिससे मैं कोई भी सप्लाई लेके आया था, उस इंसान ने सरकार को पेमेंट नहीं करी है टैक्स की, लेकिन सरकार मुझे क्या कहती है, ठीक है हमारे पास कल को पेमेंट आ जाएगी, तुम्हारे पास सप्लाई आ चुका है, तुमने प्रॉपर पक्का बिल बनवा रखा है, तो तुम्हारा आईटीसी हम नहीं रोकते, तुम ले लो आईटीसी, कोई दिक्कत नहीं है, तुम अभी आईटीसी ले लो, तुम्हारे पास बिल होना चाहिए, तुम्हारे गुड्स जो भी थे या फिर सर्विसेज जो भी थी बिजनेस में यूज होनी चाहिए, वगैरह वगैरह। बाकी जितनी भी कंडीशन थी सेक्शन नंबर 16 की वो तो सेटिस्फाई करनी पड़ेंगी, उनको सेटिस्फाई कर रहे हो। ये वाले पॉइंट में थोड़ी आपको रिलैक्सेशन चाहिए, हम देते हैं कि आप प्रोविजनल बेसिस पे, अभी हम आपको पक्का पक्का नहीं बोल रहे कि आपको देने वाले हैं आईटीसी, आपको प्रोविजनल बेसिस पे कह रहे हैं ले लो, ये मानते हुए कि जो भी सप्लायर था जिससे आप सप्लाई लेके आए थे वो हमें टैक्स पे कर देगा कैश में या फिर आईटीसी को यूटिलाइज करके आने वाले टाइम के अंदर। ये सोच के हम आपको अभी आईटीसी लेने दे रहे हैं एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम जब सप्लायर ने एक्चुअली पेमेंट नहीं करी है, तो कंडीशन तो सेटिस्फाई नहीं हुई थी, इसीलिए प्रोविजनल बेसिस पे आपको आईटीसी लेने दिया जा रहा है। और ये जो सेल्फ असेस्ड आईटीसी है जो कि मैंने इन दी कैपेसिटी ऑफ रिसिपिएंट ले लिया है, ये क्रेडिट कर दिया जाता है मेरे ईसीएल के अंदर ऑन अ प्रोविजनल बेसिस। कल को रिवर्स करवा देंगे अगर सप्लायर ने पेमेंट नहीं करी तो, इसलिए इसको बोला जा रहा है ये फाइनलाइज नहीं हुआ, ये जो भी आपने आईटीसी ले लिया फाइनलाइज कब होगा, जब वो वाला इंसान पेमेंट कर देता है सरकार को तब। सिंस सप्लायर जो भी फाइल करता है GSTR1, इट डज नॉट कंक्लूड दैट ही विल पे द कलेक्टेड टैक्स टू द गवर्नमेंट, इट जस्ट शोज कि उसने डिक्लेयर कर दिया है रिसीट को टू द गवर्नमेंट। यानी कि बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे सप्लायर आपका बैठा है, यहाँ पे आप बैठे हैं रिसिपिएंट, तो जैसे ये भाई साहब अपनी GSTR1 इसको फाइल कर देते हैं, आउटवर्ड सप्लायर्स डिक्लेयर कर देते हैं, आपकी GSTR2A GSTR2B वो ऑटो पॉपुलेट हो जाती है, जिसके पॉपुलेट होने के बाद आपको आईटीसी मिल जाता है। ये चीज़ आपने चेक करी होगी। तो रिटर्न फाइलिंग के टाइम पे जब ये GSTR3 भी फाइल कर रहा होगा, तो उस टाइम पे टैक्सेस पे करने के टाइम पे इसको आईटीसी मिल जाएगा, अगर इसकी GSTR2A या फिर 2B के अंदर कोई भी आईटीसी रिफ्लेक्ट कर रहा है। वहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं भी करता तो भी कुछ केसेस में मिल जाता है, वो मैंने आपको क्लास के अंदर बताए थे, बट मेजरली अगर 2A 2B के अंदर रिफ्लेक्ट कर रहा है तो आपको मिल ही जाता है। बट ये प्रोविजनल बेसिस पे मिलता है, वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। क्यों? क्योंकि इस इंसान ने GSTR1 फाइल कर दी है, इट इज़ नॉट कंक्लूसिव ऑफ द फैक्ट कि जो भी इसने जीएसटी के नाम पे आपसे पेमेंट कलेक्ट करी थी वो ये सरकार को दे देगा। कब पता चलेगा ये दे देगा? ये तब पता चलता है जब ये GSTR3 भी फाइल करे GSTR1 के बाद, और 3 भी फाइल करने के बाद सरकार को एक्चुअली टैक्सेस पे करे, तब जाके पता चलता है इस इंसान ने टैक्सेस की पेमेंट करी है। तो इसके GSTR1 फाइल करने के बाद आपकी GSTR2A 2B जो पॉपुलेट हो गई थी, जिसके बेसिस पे आपको आईटीसी मिल गया है, ये आईटीसी प्रोविजनल बेसिस पे मिला है। अगर कल को हमें पता चला इस इंसान ने पेमेंट नहीं करी थी GSTR3 भी फाइल करके, तो हम क्या कर देंगे, आपने जितना भी आईटीसी लिया था उसको रिवर्स करवा देंगे, ये बोलने के बाद आपको कि सेक्शन 16(2)(c) की कंडीशन आपने सेटिस्फाई नहीं करी है, आपने जो भी आईटीसी लिया है उस पर्टिकुलर अमाउंट का टैक्स हमारे पास पहुंचा ही नहीं, आपने इसको दिया होगा लेकिन ये हमारे पास नहीं पहुंचा, तो आपको आईटीसी डिनाई कर दिया जाएगा। क्या ये गलत है? बिल्कुल गलत है, गलती इसकी थोड़ी है। जैसे टीडीएस में भी सेम चीज़ होती है, इसको पेमेंट करी जाती है, और अगर टीडीएस काटे बिना पेमेंट करती है, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ मैं, जीएसटी टीडीएस की बात नहीं कर रहा, बिकॉज जीएसटी में टीडीएस टीसीएस आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है सी इंटर लेवल पे। तो ऑफकोर्स जब भी मैं टीडीएस की बात कर रहा हूँ, इनकम टैक्स की बात कर रहा हूँ, अगर इसको जो भी पेमेंट करी गई थी उससे टीडीएस काट लिया जाता है, लेकिन जो भी टीडीएस काटा जाता है वो ये इंसान सरकार को पे नहीं करता,
तो क्या इसको बोला जा सकता है कि तुम्हें टैक्स पे करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर अमाउंट पे? नहीं बोला जा सकता। ये क्या कहेगा, मैं तो टीडीएस का क्रेडिट लेके रहूँगा क्योंकि मेरी पेमेंट से काट दिया गया था टीडीएस, अब सरकार के पास पहुंचा नहीं पहुंचा मेरी टेंशन नहीं है। बट जीएसटी में हल्का सा डिफरेंट स्टैंड लेती है सरकार, जो कि गलत स्टैंड है। इसकी जब गलती यहाँ पे भी नहीं है तो इसको पनिश क्यों करा जाए? अगर इससे जीएसटी कलेक्ट कर लिया गया और इस इंसान से सरकार नहीं कलेक्ट कर पा रही तो इसको क्यों पनिश कर रहे हो आईटीसी डिनाई करके? इसको आईटीसी मिलना चाहिए, सरकार को इसको जैसे पकड़ना है वो सरकार की टेंशन होनी चाहिए। बट अगेन, लॉ मेकर्स कौन है हमारे? सरकार है। तो सरकार जो भी लिखना चाहती है लिखती है। इनकम टैक्स एक्ट में कुछ लिखती है, जीएसटी में कुछ लिखती है, आपको मानना पड़ेगा। तो मान के आगे बढ़ी। प्रेजेंटली सप्लायर्स जो भी होते हैं उनको GSTR 1 फाइल करनी पड़ती है, जहाँ पे वो डिटेल्स देते हैं अपने आउटपुट सप्लायर्स की। और जो भी वो यहाँ पे डिटेल्स देते हैं GSTR 1 में, सप्लायर जो भी डिटेल्स देता है वो GSTR 2A या फिर 2B रिसिपिएंट की ऑटो पॉपुलेट कर देता है। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। GSTR 2A के अंदर ऑफ द रिसिपिएंट वो ऑटो पॉपुलेट हो जाता है जैसे ही कोई भी सप्लाई डिक्लेयर करा जाता है सप्लायर के द्वारा इन हिज GSTR 1। क्योंकि सरकार कहती है इसने अगर डिक्लेयर कर दिया है तो कितना ही दम होगा इस इंसान के अंदर कि डिक्लेयर करने के बावजूद हमें टैक्स ना पे करे। तो इसने डिक्लेयर कर दिया है, तुम प्रोविजनल बेसिस पे अभी आईटीसी ले लो। अगर इस इंसान ने ज़्यादा ही हिम्मत दिखाई कि डिक्लेयर तो कर दिया कि इतना टैक्स मैंने कलेक्ट कर दिया और उसके बावजूद हमें टैक्स नहीं पे करता, तो ठीक है, उस केस में क्या करेंगे, तुमसे आईटीसी रिवर्स करवा देंगे। लेकिन अभी के लिए तो मैं प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी लेने दे रहे। फर्दर GSTR 2B की अगर आप बात करते हैं, ये क्या है? ये एक ऑटो ड्राफ्टेड आईटीसी स्टेटमेंट है। ये भी जनरेट करी जाती है किसके लिए? टैक्स पेयर के लिए ही, बेस्ड ऑन GSTR 1 जो भी फाइल करता है सप्लायर। यानी कि GSTR 2A 2B इनमें माइनर से डिफरेंस होता है। डिफरेंस मैंने आपको क्लास के अंदर बताया था, रिवीजन मैराथन में दोबारा दिखा दूंगा। मैंने आपको एक टेबल बना के दिखाई थी, उस टेबल से ही देखिएगा, मल्टीपल डिफरेंसेस निकल के आते हैं। लेकिन मोटे मोटे तौर पे 2A 2B दोनों ही सेम चीज़ करती हैं, आपको बताती हैं कि इस इंसान को कितने का आईटीसी ईजिली मिल जाएगा। क्योंकि आपके मल्टीपल सप्लायर्स जिनसे भी आप इनवर्ट सप्लायर्स लेके आए हैं उन्होंने अपनी GSTR 1 फाइल कर दी है। टैक्स पे करा है नहीं करा है हमें नहीं पता, आपको पता चलेगा भी नहीं। लेकिन अगर कल को सरकार बताती है, डिपार्टमेंट बताता है इसने टैक्स नहीं पे करा था ऑफ दी अमाउंट जो भी आप आईटीसी की तरह क्लेम करके बैठे हैं, तो इस वाले पॉइंट की वजह से वो रिवर्स करवा सकते हैं उस पॉइंट को। अभी तक इतनी सी ही चीज़ डिस्कस करी गई थी आपके साथ। अब इसके बाद काफ़ी सारी और डिटेल में चीज़ें डिस्कस कर ली गई हैं नए स्टडी मैट के अंदर, इनको भी अपने दिमाग में रखिएगा। बेसिस द डिटेल्स अवेलेबल इन GSTR 2A या फिर 2B ऑफ द रिसिपिएंट, उनके बेसिस पे टैक्स पेयर क्या करता है? प्रोविजनल आईटीसी लेता है सेल्फ असेसमेंट बेसिस पे, खुद से डिटर्मिन करता है कितने आईटीसी के लिए वो एलिजिबल है और प्रोविजनल बेसिस पे आईटीसी ले लेता है। प्रोविजनल क्यों बार बार आपको बता रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे GSTR 2A 2B इसके GSTR 1 की बेसिस पे पॉपुलेट हो जाती है एंड GSTR 1 इज नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट कि इसने टैक्स पे कर दिया। GSTR 3 अगर इसने फाइल कर दी है तो दैट इज कंक्लूसिव प्रूफ कि इसने टैक्स पे करा होगा, बिकॉज GSTR 3 उसके बिना फाइल कर ही नहीं पाएंगे। बट GSTR 1 फाइल करने के बाद आपकी जो 2A 2B पॉपुलेट होती है उसके बेसिस पे आपको जो आईटीसी मिलता है दैट इज ओनली प्रोविजनल। दिस इज व्हाट द मेन वर्ड इज। ठीक है जी, चेक करते हैं इस चैप्टर में और कुछ है क्या? नहीं जी, इतनी सी ही अमेंडमेंट थी जो कि मैंने आपको बता दी है। आगे बढ़ते हैं। और ये इनफैक्ट इसको अमेंडमेंट नहीं बोला जा सकता, कोई चेंज नहीं आया लॉ के अंदर, बस उसी लॉ को जो भी पहले एग्जिस्ट करता था उसको थोड़ा डिटेल में ICA ने अपने स्टडी मैट के अंदर आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दैट्स ऑल अबाउट द चेंज दैट देयर इज फॉर यू टू सी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं और यहाँ पे भी कुछ अमेंडमेंट्स हैं, पढ़ना शुरू करते हैं। अच्छा, एक ही अमेंडमेंट है। देखिए यहाँ पे बेसिकली हुआ क्या है, अगर आप एप्लीकेशन की बात करते हैं, GST नंबर लेने की बात करते हैं, ये वाला चैप्टर कौन सा है आपका? रजिस्ट्रेशन का चैप्टर, याद आ रहा है? तो यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि जब भी आप GST नंबर के लिए अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के टाइम पे आपको ऑथेंटिकेशन भी करवानी पड़ती है आधार नंबर की। और ये जो ऑथेंटिकेशन होती है अभी तक मैंडेटरी थी, लेकिन अब एक चेंज आ गया है लॉ के अंदर जिसकी वजह से ये वाली ऑथेंटिकेशन जो भी आधार ऑथेंटिकेशन आपकी होती है ये आपके लिए मैंडेटरी से ऑप्शनल बना दी गई है। और ये जैसे ही ऑप्शनल बना दी गई है अब दो स्ट्रीम्स निकल के आ जाएंगी आपकी हर चीज़ के अंदर, सारे के सारे चार्ट्स में। पहला वो केस निकल के आ जाएगा जहाँ पे किसी भी इंसान ने इस ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट फॉर कर रखा हो, आधार ऑथेंटिकेशन के लिए। दूसरा वो केस निकल के आ जाएगा जब उसने ऑथेंटिकेशन के लिए ऑप्ट नहीं कर रखा। दोनों केसेस में क्या होगा, टाइम लिमिट्स क्या होंगी वगैरह वगैरह सब कुछ चेंज होने वाला है। सो बेसिकली पेज नंबर 7.40 पे अगर आप आते हैं तो यहाँ तक तो चीज़ें आपकी सारी की सारी सेम है, लेकिन इसके बाद डीम्ड अप्रूवल ऑफ एप्लीकेशन, इसके बारे में हमने पढ़ा था, आपको इतना पोर्शन तो पढ़ा दिया गया था। कहाँ गया? टेबल से पढ़ाया गया था एक्चुअली। अब वो टेबल हटा दी गई है। देखिए यहाँ पे आपको चार्ट में बताया गया है कि किस केस में क्या होने वाला है, डीम्ड अप्रूवल कैसे होने वाली है, ये वाला पार्ट बताया गया है। सिमिलरली ऑथेंटिकेशन कैसे होती है कैसे नहीं होती, ऑप्शनल पोर्शन क्या निकल के आया है, 25(6)A 6B 6C 6D ये सब मैंने आपको पढ़ा दी थे पहले भी, इसमें कुछ नया नहीं हुआ है। लेकिन मैंने आपको बताया ना ये वाला प्रोसेस ऑप्शनल होने की वजह से ये वाली आपकी डेट्स चेंज हो गई हैं। इसके साथ साथ आगे जाके आपको जो ऑथेंटिकेशन का तरीका बताया था तरीका सेम निकल के आया है। लेकिन अगर आप ऑथेंटिकेशन नहीं करवाते हैं, ऑप्ट नहीं करते हैं उसके लिए, तो उस केस में क्या क्या होता है, फिजिकल वेरिफिकेशन होती है, कभी कभी डॉक्यूमेंट से काम चल जाता है वगैरह वगैरह, ऐसे छोटे मोटे चेंजेस निकल के आए। तो मैं क्या करूँगा, मैं छोटे मोटे एक दो काम करता हूँ।
सबसे पहली चीज़ मैं ये करने वाला हूँ कि क्लास के अंदर जो डिटेल डिस्कशन हुई थी इस पूरे के पूरे प्रोविज़न की, वो मैं यहाँ पे डलवा दूंगा क्लिप के अंदर, अमेंडमेंट वीडियो के अंदर, या तो आप उसको देख लीजिएगा, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आप सीधा ना जीएसटी की मैराथन को देखिएगा। मैराथन के अंदर आपको ये सारी चीज़ें बताई भी जाएंगी और इसमें कोई लॉजिक की बहुत सारी चीज़ें नहीं निकल के आने वाली, ये बस टाइम लिमिट्स हैं कि इस केस में ये होने वाला है, उस केस में वो होने वाला है। तो अगर आप मेन लेक्चर को नहीं भी देखते, सीधा मैराथन को भी देखते हैं, आपको चीज़ें समझ आ जाएंगी। वहाँ पे मैराथन को देख के चीज़ें समझ नहीं आती ऑथेंटिकेशन के रिस्पेक्ट में, तो डिटेल वर्जन यहाँ पे मैं डालने ही वाला हूँ, उसको भी आप देख सकते हैं, आपकी चॉइस है, आप जैसे करना चाहें कर सकते हैं। चलिए जी, आ गए हैं हम नेक्स्ट अमेंडमेंट के पास, जो कि पेज नंबर 7.45 पे है। अब ये वाली अमेंडमेंट भी आधार ऑथेंटिकेशन उससे ही रिलेटेड है, पढ़ के देखिए। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द बिजनेस प्रीमाइसेस इन सर्टन केसेस, रूल नंबर 25। कौन से केसेस में आपके बिजनेस प्रीमाइसेस की फिजिकल वेरिफिकेशन करी जा सकती है, जहाँ पे प्रॉपर ऑफिसर सेटिस्फाइड होता है दैट फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ अ पर्सन ये रिक्वायर्ड है। किस चीज़ की वजह से, देखिए, ड्यू टू फेलियर ऑफ आधार ऑथेंटिकेशन, की वाली ऑथेंटिकेशन आपकी हो नहीं पाई, या फिर आपने ऑप्ट ही नहीं करा था आधार ऑथेंटिकेशन के लिए बिफोर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उस केस में, या फिर ड्यू टू एनी अदर रीजन आफ्टर द ग्रांट ऑफ रजिस्ट्रेशन। इन तीनों केसेस में क्या हो सकता है, ही मे गेट सच वेरिफिकेशन डन ऑफ द प्लेस ऑफ बिजनेस इन द प्रेजेंस ऑफ द सेड पर्सन। और ये जो वेरिफिकेशन करी गई होगी, इसकी रिपोर्ट अलॉन्ग विद द अदर डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, they shall be uploaded in the prescribed form on the common portal within a period of 15 working days following the date of such verification. So basically कौन से केसेस में फिजिकल वेरिफिकेशन हो सकती है वो चेंज हो गया है, तो उस चीज़ को अपने दिमाग में रखिएगा, ये भी आपका एक चेंज निकल के आता है। बस चैप्टर नंबर 7 हमारा कंप्लीट हो गया है। आते हैं चैप्टर नंबर 8 पे, और यहाँ पे चेक करते हैं क्या क्या अमेंडमेंट्स निकल के आई हैं। ओके, मल्टीपल अमेंडमेंट्स है, पढ़ना शुरू करते। देखिए जी, सबसे पहली आपकी अमेंडमेंट निकल के आई है कि आपके टैक्स इनवॉइस के अंदर क्या क्या चीज़ें आपको कोड करनी होती है। तो आपको यहाँ पे बताया गया सारी चीज़ें एग्जैक्टली सेम निकल के आती हैं। टैक्स इनवॉइस में वही चीज़ें आपको आज के टाइम पे भी बतानी होती हैं जो कि 1 साल पहले तक बतानी थी, लेकिन बस एक एक्स्ट्रा चीज़ निकल के आ गई है, क्या, QR कोड हैविंग एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर IRN इन इट इन केस ई इनवॉइस हैज़ बिन इशूड। यानी कि अगर आपने जो भी इनवॉइस इशू करा है, टैक्स इनवॉइस, ये नॉर्मल इनवॉइस नहीं है, फिजिकल इनवॉइस नहीं है, ये एक ई इनवॉइस है, तो उस केस में क्या होने वाला है, आपको 2 एक्स्ट्रा चीज़ें बतानी पड़ेंगी सारी चीज़ों के साथ। पहली चीज़ है QR कोड, वो मेंशन करना पड़ेगा इनवॉइस के ऊपर, और उसके साथ साथ IRN ये भी मेंशन करना पड़ेगा। दोनों चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी कि ये क्या है, क्योंकि आगे जाके इनको डिटेल में हमें पढ़ना है, ये भी अमेंडमेंट का ही पार्ट है। ये दोनों चीज़ें आपको नहीं पढ़ाई गई थी पुराने सिलेबस के अंदर, तो ये भी अमेंडमेंट का पार्ट है, आगे जाके पढ़ेंगे। लेकिन अभी के लिए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। देखिए जी, यहाँ पे आपको बताया गया था पॉइंट नंबर 5 के अंदर कि कितने HSN डिजिट्स आपको टैक्स इनवॉइस पे मेंशन करने होते हैं। तो ये चीज़ तो आपको यहाँ तक बताई ही गई थी। कौन सी चीज़, देखिए, अगर आपकी 1.5 करोड़ तक की एग्रीगेट टर्नओवर निकल के आती है, कोई भी डिजिट्स मेंशन करने की ज़रूरत नहीं इनवॉइस पे। 5 करोड़ और 1.5 करोड़ के बीच की निकल के आती है, 2 नंबर मेंशन कर दीजिएगा, और अगर 5 करोड़ से ज़्यादा की निकल के आती है, 4 मेंशन कर दीजिएगा। अगर आप 1/4/2021 इस डेट की बात करते हैं, यहाँ से सिचुएशन चेंज होने वाली है, आपको इतने नंबर्स कोड करने पड़ेंगे विद रिस्पेक्ट टू HSN कोड। बट ये वाली जो पोजीशन है ना, आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है फॉर मई 2021 अटेम्प्ट। अगर नवंबर 21 अटेम्प्ट है, इसको पढ़ लीजिएगा, नवंबर 21 के लिए और भी अमेंडमेंट्स निकल के आएंगी, अलग से मैं आपको करवा दूंगा। लेकिन मैं बस आपको ये सारी चीज़ें दिखाना चाहता था, ताकि खुद से अगर आप एनालिसिस कर रहे होंगे GST मॉड्यूल का, तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं कि आपकी अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है या फिर नहीं है। तो आपकी अटेम्प्ट के लिए वही एप्लीकेबल है जो कि आपको पहले बताया गया था, उसमें कोई भी चेंज नहीं निकल के आया, तो ये बस मैंने आपको दिखा दिया, बट दिस इज नॉट एक्जैक्टली एन अमेंडमेंट, दिस वाज मोर ऑफ अ क्लैरिफिकेशन जो कि मैं आपको दे रहा था कि आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है जी, आते हैं पेज नंबर 8.16 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ई इन्वॉइसिंग की आपकी चालू हो गई है। इसके बारे में ना हल्का फुल्का मैंने आपको बताया था, पुराने सिलेबस में भी बताया गया था, लेकिन हल्का फुल्का जितना बताया गया था पुराने सिलेबस में, वो कुछ भी नहीं था। वो मुश्किल से एक पेज में पूरा का पूरा ई इन्वॉइसिंग का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता था। अब 8-10 पेजेस का अपने आप में कॉन्सेप्ट निकल के आ गया है। तो पूरी ई इन्वॉइसिंग आपको स्क्रैच से बताने के लिए मैं ई इन्वॉइसिंग का क्लास वाला जितना भी हमारा पार्ट निकल के आता है, वो अगेन इसी वीडियो के अंदर डलवा दूंगा, ताकि एक चीज़ जैसे हमने क्लास के अंदर डिस्कस करी है वो आपको यहाँ पे पता चल जाए ई इन्वॉइसिंग के कॉन्सेप्ट में। तो उसको देख लीजिएगा, आपका ई इन्वॉइसिंग का पूरा कॉन्सेप्ट कंप्लीट हो जाएगा। ओके, आइए पेज नंबर 8.31 पे। However, this option is not available to a supplier engaged in making supply of services by way of admission to the exhibition of cinematograph films in multiplex screens। यानी कि अगर आप मल्टीप्लेक्स स्क्रीन्स, एक सिनेमा हॉल के अंदर मल्टीपल स्क्रीन्स निकल के आते हैं, ऑडी बोलते हैं ना उसको, ऑडिटोरियम्स, ऑडी 1 2 3 4 वगैरह वगैरह, ऐसा कोई सिनेमा हॉल आपने खोल रखा है, सिंगल प्लेक्स नहीं है, तो उस केस में क्या होने वाला है, आपको ये वाली जो रिलैक्सेशन दी गई थी कि छोटे छोटे इनवॉइस के अमाउंट निकल के आते हैं, वैल्यू कितनी है सर्विसेज की जो भी आपने सप्लाई करी है, 200 रुपये से कम की निकल के आ रही है, रिसिपिएंट इंसान अनरजिस्टर्ड है, रिसिपिएंट इंसान आपसे इनवॉइस नहीं मांगता,
तीनों कंडीशन अगर आप सेटिस्फाई कर देते हैं तो उस केस में आपको इंडिविजुअली हर रिसिपेंट को कोई भी इन्वॉइस इशू करने की जरूरत नहीं होती। आप एक बार में कंसोलिडेट करके दिन के एंड पे इन्वॉइस इशू कर सकते हैं। वो चीज़ मैंने आपको बताई थी। ये वाली रिलैक्सेशन इन लोगों को नहीं मिलने वाली जो भी मल्टीप्लेक्स स्क्रीन के अंदर लोगों को पिक्चरें दिखा रहे होते हैं। ये चीज़ आपको यहाँ पे स्पेशली बताई गई है। दिस इज अ पार्ट ऑफ द अमेंडमेंट। पहले आपको नहीं बताई गई थी, पहले यहाँ पे कुछ भी नहीं था ऐसा, तो उसको अपने दिमाग में रखिएगा। दिस इज न्यू। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपकी अमेंडमेंट यहाँ पे निकल के आई है। कहाँ पे निकल के आई है? यहाँ पे निकल के आई है। देखिए ये वाला पॉइंट है, पेज नंबर 8.64 पे आइएगा। ये बेसिकली ई वे बिल की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। और ई वे बिल की अगर आप बात करते हैं तो देखिए यहाँ पे आपको बोला जा रहा है IRN इन लीव ऑफ द टैक्स इनवॉइस। कुछ केसेस में क्या हो सकता है, वैसे आपको बोला जाता था कि आपका जो भी ट्रांसपोर्टर है जिससे भी आप माल भिजवा रहे हैं, किसी भी इंसान के पास गुड्स सप्लाई कर रहे हैं, उसके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कौन सा वाला इनवॉइस होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू द गुड्स जो भी मूव कर रहे हैं। ये चीज़ आपको ऊपर बताई गई थी। देखिए इनवॉइस, बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चालान वगैरह वगैरह, इनकी फिजिकल कॉपीज कैरी करनी पड़ेगी ट्रांसपोर्टर को, नहीं तो उसका ट्रक भी सीज करा जा सकता है। बताया था ना, ट्रक माल सब कुछ सीज करा जा सकता है अगर ई वे बिल कंप्लायंसेस नहीं करते तो ये सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है उस इंसान को। यहाँ पे आपको छोटी सी रिलैक्सेशन दी गई कि अगर आप IRN नंबर ये भी दे देंगे ना उस इंसान को जो भी इंस्पेक्ट करना चाहता है, चेकिंग कर रहा है, वेरिफिकेशन कर रहा है आपके ट्रक की, कोई भी ऑफिसर, उस इंसान को अगर आप IRN बता देंगे तो भी चल जाएगा। टैक्स इनवॉइस ना हो तो भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। क्यों? क्योंकि जब भी ई इनवॉइसिंग होती है, डेटा आपका पोर्टल पे अपलोडेड होगा, आप उसको IRN बताएंगे, QR कोड दिखा देंगे, किसी भी तरीके से उसको बता देंगे कि ये रहे सारे के सारे इनवॉइसेस के कोड्स, QR कोड या फिर IRN, तो वो इंसान ट्रेस कर सकता है सरकार के पोर्टल पे जाके कि ये इनवॉइसेस कौन से इन पर्टिकुलर गुड्स के, जो भी गुड्स मूव कर रहे हैं, रोड पे पकड़े गए हैं। इन केस ई इनवॉइस अगर ये इशू करा गया है, देन QR कोड हैविंग एन एम्बेडेड इनवॉइस रेफरेंस नंबर, जो भी QR कोड के अंदर ही होता है, वो QR कोड ये भी प्रोड्यूस करा जा सकता है इलेक्ट्रॉनिकली फॉर द वेरिफिकेशन बाय प्रॉपर ऑफिसर इन ल्यू ऑफ द फिजिकल कॉपी ऑफ द टैक्स इनवॉइस। फिजिकली टैक्स इनवॉइसेस कैरी करने की जरूरत नहीं है अगर आपने ई इनवॉइस इशू कर रखा है विद रिस्पेक्ट टू द सप्लाई ऑफ दोज गुड्स। आप बस QR कोड दिखाइएगा जिसके अंदर IRN भी होगा, और इसी QR कोड को स्कैन करके प्रॉपर ऑफिसर जो भी इंस्पेक्शन कर रहा होगा, वेरिफिकेशन कर रहा होगा आपकी मालगाड़ी की, मालगाड़ी नहीं बोला जाएगा वैसे इसको, वो तो ट्रेन को बोला जाता है, आपके ट्रक की जो भी वेरिफिकेशन कर रहा होगा, आपके मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की जो भी वेरिफिकेशन कर रहा होगा, उस इंसान को इसके बेसिस पे सारे के सारे इनवॉइसेस देखने को मिल जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू दैट सप्लाई ऑफ गुड्स। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई जा रही है। ठीक है जी, इस चैप्टर के अंदर कोई भी अमेंडमेंट नहीं बची है। आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज चैप्टर नंबर 9, पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अब यहाँ पे आपकी एक सॉलिड अमेंडमेंट निकल के आई है सेक्शन नंबर 50 के अंदर। बहुत अच्छे खासे चांसेस हैं पेपर में पूछी जा सकती है। देखिए सेक्शन नंबर 50 के सबसेक्शन 1 में यहाँ पे ये वाला पार्ट न्यूली ऐड करा गया है। सेक्शन नंबर 50 सबसेक्शन 1, जहाँ पे सेक्शन 50 किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है रिगार्डिंग द इंटरेस्ट ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्स। आपने टैक्स जो भी सरकार को दिया है GST, उसकी बात करी जा रही है कि अगर आप टाइम पे नहीं करते हैं तो उस केस में आपको कितना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। नॉर्मली हमने एग्जांपल्स डिस्कस करी थे, उसमें चेंज क्या निकल के आया है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन पहले अपने दिमाग में कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर करिएगा। देखिए यहाँ पे मैं आपको पेज के ऊपर ही दिखा रहा हूँ। पहले मैं सोचा था अलग पेज बना लेते हैं, लेकिन मैंने बहुत बड़ा डिसीजन लिया यहीं पे करते हैं छोटा सा काम, क्योंकि ज़्यादा बड़ी चीज़ है नहीं। एक सप्लायर है, एक रिसिपेंट है। सप्लायर क्या करता है, 2 टाइप की रिटर्न्स आपकी फाइल करता है, आपको याद होगा। एक तो आपकी भाई साहब GSTR 1 होती है, एक आपकी GSTR 3 भी होती है। GSTR 1 के अंदर क्या करता है ये इंसान, ये भाई साहब बताते हैं मैंने कौन से आउटवर्ड सप्लाईज करे हैं किसी भी इंसान को, जितने भी रिसिपेंट्स को करे होते हैं विद इन दैट टैक्स पीरियड। तो GSTR 1 के अंदर तो ये वाला काम हो जाता है। उसके बाद ये अपनी GSTR 2A 2B उसको चेक करता है कि कितना ITC में ले सकता हूँ, कंडीशंस को चेक करता है और सेल्फ असेसमेंट के बेसिस पे ITC ले लेता है। लेटेस्ट से यहाँ पे इसको पता चल रहा था 10 करोड़ की लाइबिलिटी आ रही है क्योंकि इतने के आउटवर्ड सप्लाईज मैंने कर दिए हैं। GSTR 2A 2B इसको देख के इसको पता चल रहा है वहाँ पे लेटेस्ट से 3 करोड़ का इसको आइडिया लग रहा है कि ये इंसान क्या कर पाएगा, 3 करोड़ रुपए का ITC ले पाएगा। तो ये 3 करोड़ का ITC माइनस करेगा, वो ITC भी मैं यहीं पे दिखा देता हूँ, GSTR 2A 2B, समझ जाइएगा प्लीज़ मेरी राइटिंग को। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया इसमें 3 करोड़ का अमाउंट दिख रहा था जो भी इंसान ले पाता ITC के तरीके से। 10 करोड़ की भाई साहब की लाइबिलिटी निकल के आ रही थी, 3 करोड़ माइनस करने वाले थे। तो 3B के अंदर ये पे कितना करने वाले हैं सरकार को, कैश में कितना पे करेंगे, 7 करोड़ रुपीज़ पे करने वाले हैं कैश में, यानी कि खुद से जमा करवाने पड़ेंगे, और 3 करोड़ रुपए ITC के तरीके से पे कर देंगे। टोटल 10 करोड़ की ग्रॉस लाइबिलिटी आपकी पे ऑफ हो जाएगी। 10 करोड़ को यहाँ पे बोला जाता है ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी, 7 करोड़ को बोला जाता है नेट टैक्स लाइबिलिटी। अब अगर आप पुराने प्रोविजन को याद करेंगे, पुराना याद करिए सेक्शन नंबर 50 के अंदर अभी तक हमने क्या पढ़ रखा है। आपको बोला गया है भाई साहब GSTR 3B ये फाइल करने की आपकी कोई ना कोई डेट निकल के आती है।
जो भी निकल के आती है उसके साथ ही पेमेंट ऑफ टैक्स उसकी डेट को इंटरलिंक करा गया है, यानी कि दोनों की सेम डेट निकल के आती है। जब आपको ये फाइल करने के लिए बोला गया है यानी कि 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ, तब तक की पेमेंट भी कर दीजिएगा टैक्सेस की। उसके बाद करेंगे तो डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस बोला जाएगा, और जब भी डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस होती है साथ में निकल के आ जाता है इंटरेस्ट अंडर सेक्शन नंबर 50 ऑफ CGST एक्ट। तो वही चीज़ यहाँ पे करके देखते हैं। मैंने टाइमलाइन बनाई और टाइमलाइन में मैंने आपको बताया लेटेस्ट से इस महीने के रिस्पेक्ट में ये जो महीना बनाया गया था, यहाँ पे डेट निकल के आ जाती है किसकी, GSTR 3B इसको फाइल करने की। GSTR 1 की ड्यू डेट मैटर नहीं करती, बिकॉज ये क्या होती है, ये बस आपको बताती है कि आपको GSTR 1 फाइल करनी है, सरकार को डिक्लेयर करके बताना है डिटेल में कि कौन से आउटपुट सप्लायर्स आपने कर दिए हैं। ये पेमेंट ऑफ टैक्सेस से ये वाली डेट आपकी लिंक नहीं होती, ये वाली डेट लिंक्ड होती है। तो ये मैंने आपको बताई GSTR 3B यहाँ पे फाइल करनी थी, पेमेंट भी यहीं पे करनी थी। आपने पेमेंट कब करी है, यहाँ पे जाके काफ़ी सारे महीनों बाद। तो आपने जब पेमेंट करी है, क्या डिले निकल के आ गया है? बिल्कुल निकल के आ गया है। सेक्शन नंबर 50 के अंदर हमने पढ़ा था कि इतने पीरियड के लिए आपके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज करा जाएगा। कितने रेट पे करा जाएगा? 18% के रेट पे। वो सारी की सारी चीज़ें सेम है, पीरियड यही रहने वाला है, रेट यही रहने वाला है 18% का, बस अमाउंट जिस पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा वो चेंज हो गया है। कैसे? अभी तक हमने क्या पढ़ा था? अभी तक हमने पढ़ा था जितनी भी आपकी लाइबिलिटी निकल के आती है पूरे 10 करोड़ पे, कल को जब भी आप पे करेंगे कितना पे करेंगे? 7 करोड़ ही पे करेंगे, क्योंकि 3 करोड़ का ITC यूटिलाइज करेंगे। लेकिन सरकार इंटरेस्ट किस पे लगाती थी? पूरे 10 करोड़ पे लगाती थी अभी तक। लेकिन अब चेंज क्या निकल के आ गया है? कुछ केसेस में, सारे के सारे केसेस में नहीं, कुछ केसेस में सरकार 10 करोड़ पे इंटरेस्ट नहीं लगाएगी इस पीरियड के लिए, सिर्फ 7 करोड़ पे लगाएगी, यानी कि उस पोर्शन पे लगाएगी जो भी आप कैश में पे कर रहे हैं। और ये कौन से केस में होने वाला है? ये बस उस केस में होने वाला है जहाँ पे GSTR 3B, ये जो आपकी डेट थी, आपने पेमेंट में तो देखिए डिले करा ही करा है, उसके साथ साथ GSTR 3B उसकी फाइलिंग में भी अगर डिले करा होगा, दोनों में ही डिले करा होगा, तो उस केस में आपके ऊपर 7 करोड़ पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, यानी कि नेट टैक्स लाइबिलिटी पे। लेकिन अगर आपने GSTR 3B ये तो टाइम पे फाइल कर दी थी, बट पेमेंट ऑफ टैक्सेस इसमें डिले कर दिया है, तो उस केस में क्या होने वाला है? जब आपने बस इस चीज़ को, पेमेंट ऑफ टैक्सेस उसको डिले करा है, GSTR 3B टाइम पे फाइल हुई थी, तो पूरे के पूरे 10 करोड़ रुपए पे इस पूरी की पूरी ग्रॉस लाइबिलिटी पे आप पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा अंडर सेक्शन नंबर 50। तो पहले जो भी हम पढ़ते थे कि सारे केसेस में 10 करोड़ पे इंटरेस्ट चार्ज करा जाएगा, उसको चेंज करके कुछ केसेस में रिलैक्सेशन दी गई है, 7 करोड़ पे इंटरेस्ट चार्ज करा जा रहा है। और कौन से केस में? जब भी GSTR 3B इसको भी आपने लेट करा हो फाइल। तो दोनों चीज़ें, GSTR 3B और पेमेंट, दोनों की डेट लिंक्ड है ना। इंटरेस्ट तभी आता है जब पेमेंट ऑफ टैक्सेस उसमें डिले करा हो, और पेमेंट के साथ साथ GSTR 3B इसकी फाइलिंग में भी अगर आपने डिले कर दिया है, तब जाके आपको ये रिलैक्सेशन मिल जाएगी कि 3 करोड़ का अमाउंट जो भी आपने क्रेडिट के तरीके से यूटिलाइज करा था, ये तो सरकार के पास ही पड़ा था ना, इस पर क्यों इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हो? सरकार ने कहा ठीक है, इस केस में इतने ही पोर्शन पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, बट दूसरे केस में जब GSTR 3B वो आपने टाइम पे फाइल कर दी थी, तब हम इस पूरे के पूरे पोर्शन पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं। वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई है, एक बार पढ़ लीजिएगा एनालिसिस के अंदर, सेम चीज़ आपको देखने को मिलेगी। मैं आपको मार्किंग्स दिखा देता हूँ, खुद से भी कर सकते हैं मार्किंग्स। ये मार्किंग कर लीजिएगा, टैक्स ड्यूज़ किसकी बात करी जा रही है? किसी भी लॉ के टैक्स ड्यूज़ की बात करी जा रही है। इन पे अगर आप इंटरेस्ट की बात करते हैं, ऑटोमेटिकली लगता है आपके पास कोई भी टैक्स ऑफिसर का डिमांड नोटिस नहीं आता कि आपको इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, पे कर दीजिए वगैरह वगैरह। नहीं, आपको खुद से पे करना पड़ता है जो भी इंटरेस्ट निकल के आता है ऑन द डिलेड पेमेंट ऑफ टैक्सेस। सिमिलरली सेक्शन नंबर 50 यही काम करता है GST एक्ट के लिए। और जब भी डिफॉल्ट होता है इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस, टाइम पे आप पेमेंट नहीं करते, GST की पेमेंट नहीं करते, तो इंटरेस्ट उस पर लगा दिया जाता है सेक्शन 50 के तहत। यूजुअली क्या होता है, जितना भी बैलेंस ECL के अंदर होता है, क्रेडिट लेजर के अंदर होता है, उसको आप पहले यूटिलाइज करते हैं कैश में पेमेंट करने से पहले। किसके लिए? फॉर बेटर वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ताकि आपकी करंट एसेट्स कम से कम यूज़ हो और वर्किंग कैपिटल ज़्यादा निकल के आए। और करंट एसेट्स का ही पार्ट होती है कैश, तो कैश कम से कम आप यूज़ करना चाहेंगे। पहले 10 करोड़ की लाइबिलिटी जितनी भी आप ITC यूटिलाइज करके पे कर सकते हैं वो पे करेंगे, और उसके बाद जो भी रिमेनिंग अमाउंट होगा वही आप कैश में पे करना चाहेंगे वर्किंग कैपिटल को यूज़ करके। नॉर्मली ऐसा ही होता है, सही बताया गया। दूसरे पैराग्राफ के अंदर देखिए आपको क्या बताया गया। ये रजिस्टर्ड पर्सन जो भी है, अगर उसके पास सफिशिएंट अमाउंट अवेलेबल नहीं होगा क्रेडिट लेजर के अंदर टू पे द टैक्सेस जो भी ड्यू है फॉर अ पर्टिकुलर टैक्स पीरियड, 10 करोड़ की ग्रॉस लाइबिलिटी निकल के आ रही थी, 10 करोड़ का क्रेडिट आपके पास नहीं है, तो जितना होगा उतना यूटिलाइज कर लीजिएगा, रिमेनिंग कैश में पे करिएगा। वही चीज़ आपको यहाँ पे बताएगी। और उसके साथ साथ एक और चीज़ बोलेगी, GST कॉमन पोर्टल जो है, इट डज नॉट हैव अ मैकेनिज्म टू अलाउ अ रजिस्टर्ड पर्सन टू मेक पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस। मान लीजिए आपके पास कैश भी नहीं है जो भी आपको पे करने की जरूरत थी, रिमेनिंग अमाउंट, वो कैश लेजर के अंदर डालने के लिए आपके पास अगर पैसा भी नहीं होगा, तो आप ये नहीं कर सकते कि भी 20 लाख की लाइबिलिटी है, 20 लाख में से 5 लाख पे कर दीजिए, 15 लाख पे कर दीजिए, वैसा नहीं हो पाएगा। तो आपको GSTR 3B बाद में ही फाइल करनी पड़ेगी। एक बार में पूरे 20 लाख जब भी आपके पास पैसे आ जाते हैं तभी आप पे कर पाएंगे। तो पार्ट पेमेंट ऑफ टैक्सेस ये चीज़ आपको अलाउड नहीं होती है यहाँ पे। आगे देखिए,
अगर लॉ मेकर डिमांड करता है कि टैक्स के साथ साथ जो भी आप बाद में जाके हमें पे कर रहे हैं उसके साथ साथ इंटरेस्ट भी पे करिएगा, किस पे, ग्रॉस पेमेंट्स पे, यानी कि टोटल अमाउंट जो भी आप कैश लेजर से क्रेडिट लेजर से दोनों से मिला के पे कर रहे थे उस टोटल अमाउंट पे इंटरेस्ट पे करिएगा। ये एक अनहेल्दी प्रैक्टिस होने वाली है बिजनेस पर्सपेक्टिव से। अभी तक मैंने आपको लॉजिक नहीं समझाया था इस डिफरेंस का, अब मैं आपको लॉजिक समझाने वाला हूँ, सुनिए। बेसिकली बोला क्या जा रहा है, मैं मान लीजिए बिजनेसमैन हूँ, चलिए मैं अपना एग्जांपल क्यों लूँ, यहाँ पे मैं अंडर पेमेंट दिखाने वाला हूँ। आपका एग्जांपल लेते हैं, आप मान लीजिए बिजनेसमैन हैं और आपने क्या करा है, आपकी 10 करोड़ की लायबिलिटी निकल के आ गई है, इतना शानदार बिजनेस कर रहे हैं, 10 करोड़ का तो जीएसटी पे कर रहे हैं, तो बहुत बुरा एग्जाम्पल में नहीं डाल रहा मैं आपको। 10 करोड़ की लायबिलिटी निकल के आ गई है, लेकिन आप क्या कह रहे हैं सरकार को, आप कह रहे हैं इस महीने थोड़ी सी तंगी चल रही है, मेरे पास 10 करोड़ रुपए नहीं है पे करने के लिए। आईटीसी की बात करते हो तो 3 करोड़ रुपए का आईटीसी है और 7 करोड़ रुपए जो मुझे कैश में पे करने पड़ेंगे, मेरे पास कैश नहीं है। अभी मेरे पास कैश के नाम पे 5 करोड़ रुपए रखे हैं, तो 5 करोड़ वो पे कर देता हूँ, 3 करोड़ का आईटीसी इसको यूटिलाइज कर लेता हूँ, 2 करोड़ की लायबिलिटी रह जाएगी, बाद में 2 करोड़ पे कर दूंगा इंटरेस्ट के साथ। सरकार कहती है नहीं, इस महीने तुम जीएसटी या 3B फाइल कर ही नहीं सकते, ना ही 3 करोड़ तुम्हारे लेजर से माइनस होने वाले हैं, क्रेडिट लेजर से, ना ही ये 7 करोड़ में से 5 करोड़ रुपए तुम पे कर पाओगे। इनकम टैक्स में बताइए कैसी कोई दिक्कत आती है? नहीं। इनकम टैक्स में मेरी 10 करोड़ की टैक्स लाइबिलिटी है, मैं 2 करोड़ पे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, 5 लाख पे करना चाहूँ वो कर सकता हूँ, जितना भी पे कर दूंगा उस पर इंटरेस्ट नहीं आने वाला अंडर सेक्शन 234A। अगर आपको 234A याद आ रहा हो तो रिटर्न ऑफ इनकम जब भी लेट फाइल करी जाती है तब उस पर इंटरेस्ट लगता है, 234B में भी इंटरेस्ट लगता है, सी में भी लगता है, जितना भी अनपेड पोर्शन होता है ना उस पर लगता है, जो पोर्शन आप पे कर चुके होते हैं उस पर इंटरेस्ट कभी नहीं लगता। लेकिन यहाँ पे दिक्कत क्या हो रही है, सरकार ने आड़ा टेढ़ा मैकेनिज्म बना रखा है जिसकी वजह से मैं रिटर्न फाइल कर ही नहीं पा रहा, मैं पार्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा, और क्योंकि मैं पार्ट पेमेंट नहीं कर पा रहा मुझे पूरी ही पेमेंट छोड़नी पड़ेगी। मैं 5 करोड़ टाइम पे करने को तैयार था, लेकिन तुमने लिए ही नहीं 5 करोड़ रुपए मुझसे। क्यों? तुमने क्या बोल दिया, या तो पूरी पेमेंट करो, पूरे 10 करोड़ की पेमेंट करो इस तरीके से, या फिर हम कुछ भी नहीं लेने वाले। तो मैंने कहा ठीक है भाई, जीएसटी या 3B में फाइल करता ही नहीं, बिकॉज जीएसटी या 3B तभी फाइल हो पाती जब मैं टोटल पेमेंट करता, उससे कम पे करने पे वो फाइल नहीं हो सकती। तो मेरी मजबूरी क्या थी, जीएसटी या 3B में फाइल इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं था, तो मैंने इसको भी टाइम पे फाइल नहीं करा। और कल को जाके जब भी मेरे पास 7 करोड़ रुपए कैश आ गए इन हैंड, उस टाइम पे मैंने सरकार को पेमेंट कर दी, कैसे, जीएसटी या 3B फाइल करके। तो यहाँ पे दोनों चीज़ों में डिले आएगा, ये फाइल करने में भी डिले आएगा और उसके साथ साथ ये पेमेंट करने में भी डिले आएगा, दोनों ही पेमेंट्स करने में। सरकार कहती है ठीक है, यहाँ पे हमने कुछ केसेस में अजीब सा जो मैकेनिज्म बना रखा है कि आप पार्ट पेमेंट नहीं कर सकते, हो सकता है उसकी वजह से आप फंसे हो, तो आप कल को जब भी जाके जीएसटी या 3B फाइल करेंगे और उसके साथ साथ पेमेंट करेंगे हमें टैक्सेस की, हम इंटरेस्ट सिर्फ इस वाले पोर्शन पे लगाएंगे, इस वाले पोर्शन पे नहीं लगाने वाले। अब आप ये नहीं बोल सकते 5 करोड़ तो मैं देने को तैयार था, ऐसे तो कोई भी इंसान बोलेगा मैं 6 करोड़ देने को तैयार था, 6 करोड़ 90 लाख देने को तैयार था। क्या देने को तैयार थे, क्या देने को तैयार नहीं थे, उसको नहीं देखा जाएगा। आपने 5 करोड़ रुपए को भी यूटिलाइज तो करें ना इस पीरियड के लिए अपने बिजनेस में, तो इस पर भी इंटरेस्ट आपको देना पड़ेगा। लेकिन 3 करोड़ रुपए जो भी आप क्रेडिट की तरह यूटिलाइज करते हैं, इस पे आपसे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि अगर आपको यहाँ पे अलाउ कर दिया जाता, अगर आपको अलाउ कर दिया जाता कि आप रिटर्न फाइल कर सकते हैं जीएसटी या 3B एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, तो उस केस में आप 3 करोड़ को तो यूटिलाइज कर ही पाते ना, चाहे आपके पास ये कैश होता या फिर नहीं होता। आप 3 करोड़ को तो माइनस कर ही पाते, उस पर तो इंटरेस्ट सेव कर पाते। बट हमने जीएसटी या 3B आपको यहाँ पे फाइल करने ही नहीं दी, बिकॉज इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं था। ये कमी होने की वजह से, इसकी कमी होने की वजह से भाई साहब ये वाला अमाउंट जो कि मैं ऑटोमेटिकली माइनस करके इस पे इंटरेस्ट बचा सकता था, इस पे तो इंटरेस्ट बचाने दो। सरकार ने कहा ठीक है, अगर आपने जीएसटी या 3B उसको भी लेट फाइल करा है, यानी कि आपके पास कुछ ना कुछ कमी थी, जीएसटी या 3B टाइम पे फाइल नहीं कर पाए, लेट फाइल कर रहे हैं, तो ठीक है, उस केस में क्या होने वाला है, हम इसी पोर्शन पे इंटरेस्ट चार्ज करने वाले हैं, इस पे चार्ज नहीं करने वाले। बट अगर आपने जीएसटी या 3B वो तो टाइम पे फाइल कर दी है, लेकिन बस पेमेंट ऑफ टैक्सेस उसमें डिले निकल के आया है, उस केस में सेक्शन नंबर 50 की आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलने वाली। हम टोटल पोर्शन पे जो भी आपने इस तरीके से पे करा हो या फिर इस तरीके से पे करा हो, टोटल पोर्शन पे इंटरेस्ट लगा देंगे, बिकॉज यहाँ पे हमारी गलती नहीं है, आपकी गलती है। क्यों गलती है? ये केस का जैसे ही आपको एग्जाम्पल दूंगा आपके दिमाग में बैठ जाएगा, यहाँ पे एसएससी की गलती है, टैक्स पेयर की गलती है, सरकार की गलती नहीं है। इस वाले केस में जहाँ पे आपने रिटर्न तो टाइम पे फाइल करी है, लेकिन बाद में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है। देखिए, जीएसटी या 3B जब भी आप फाइल करने की कोशिश करेंगे, वो फाइल तभी होगी जब आप उस टाइम पे जो भी 3B के अंदर आपने टैक्सेस डिक्लेयर करे हैं कि इतना मुझे पे करना है, वो पे कर देते हैं, उसके बाद ही वो रिटर्न फाइल होती है, उससे पहले फाइल नहीं होती। प्रैक्टिकली मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, मान लीजिए इस महीने की लाइबिलिटी मैंने खुद से असेस करी है 10 करोड़ की, 3 करोड़ क्रेडिट से पे करने वाला हूँ, 7 करोड़ रुपए कैश में पे करने वाला हूँ। मैंने रिटर्न यहाँ पे फाइल करी है जीएसटी या 3B, इतना टैक्स पे भी कर दिया पूरा का पूरा। लेकिन आगे जाके पता चलता है टैक्स डिपार्टमेंट को मैंने यहाँ पे टैक्स एविजन करी है, टैक्स एक्चुअली होना चाहिए था 50 करोड़ रुपए का, तो मैंने क्या करा है 40 करोड़ रुपए की अंडर पेमेंट करी है। तो यहाँ पे मेरे ऊपर डिमांड नोटिस आएगा, 40 करोड़ की आपने अंडर पेमेंट करी है विद रिस्पेक्ट टू दिस टैक्स पीरियड, वो हमें पे करिए। और मैं जब भी पे करने वाला हूँ ना,
40 करोड़ के इस पूरे के पूरे अमाउंट पे मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि ये पूरा अमाउंट मैं कैश में पे करता हूँ या फिर मैं इंटरेस्ट कह रहा हूँ, क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे करता हूँ। क्योंकि ये वाला पोर्शन मेरी गलती की वजह से निकल के आया है। ये नहीं है कि जीएसटी या 3B मैं पार्ट पेमेंट की तरह यूज़ नहीं कर पा रहा था, इसीलिए इस क्रेडिट को यूटिलाइज नहीं कर पाया है। इस क्रेडिट पे जो भी मैंने 40 करोड़ पे करने में यूज़ करा है, इस क्रेडिट वाले पोर्शन पे इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए। सरकार कह रही नहीं, जीएसटी या 3B ना फाइल करने की वजह से आपको दिक्कत नहीं हो रही कि आप क्रेडिट माइनस नहीं कर पा रहे थे और उस पर आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। ये तो आपने टैक्स लाइबिलिटी यहाँ पे गलत बताई थी, टैक्स एविजन करी थी, या फिर किसी भी रीज़न की वजह से खुद से गलत कंप्यूट करा था टैक्स, और अब आपको एक्स्ट्रा कुछ ना कुछ पे करना पड़ रहा है, उस पे इंटरेस्ट निकल के आ रहा है। वो पूरे अमाउंट पे निकल के आएगा, उसमें हम नहीं देखने वाले कितना पोर्शन आपने कैश में पे करा, कितना पोर्शन आपने क्रेडिट से पे करा। सो बेसिकली टू सम इट ऑल, आपको ये तभी देखना है कि नेट पेमेंट कितने की करी गई है, यानी कि क्रेडिट वाले पोर्शन को इग्नोर करिएगा, उसमें इंटरेस्ट मत लगाइएगा। बस एक केस में, जब भी जीएसटी या 3B इसकी फाइलिंग को भी डिले करा गया हो विद द डिले इन द पेमेंट ऑफ टैक्सेस। अगर 3B आपने टाइम पे फाइल कर दी है, बस पेमेंट डिले हुई है, उस केस में आप 10 करोड़ पे ही टैक्स लगाएंगे, यानी कि टैक्स कह रहा हूँ, इंटरेस्ट लगाएंगे, यानी कि इंटरेस्ट जो भी लगेगा वो ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे ही लगेगा। दैट्स इट। चलिए जी, लॉजिक के साथ साथ सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। यहाँ पे एक बार दोबारा रीड कर लीजिएगा उन चीज़ों को। अकॉर्डिंगली इंटरेस्ट जो भी पेबल निकल के आता है, अगर ये इसलिए निकल के आता है कि टैक्सेस की जो भी आपने रेमिटेंस करी है ये बियॉन्ड द स्टिपुलेटेड ड्यू डेट करी है, किसकी वजह से? ऑन अकाउंट ऑफ डिले इन फाइलिंग ऑफ रिटर्न अंडर सेक्शन नंबर 39, यानी कि कौन सी रिटर्न की बात हो रही है? जीएसटी या 3B की बात हो रही है। इट शैल बी डिमांडेड, इंटरेस्ट डिमांड करा जाएगा ओनली ऑन द नेट कैश लाइबिलिटी ऑफ द टैक्सेस एंड नॉट ऑन द ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी। ठीक है जी, बाकी सारी की सारी चीज़ें आपकी सेम निकल के आती है, सेम रेट आपका निकल के आएगा, सेम पीरियड निकल के आएगा जिसके लिए इंटरेस्ट पे करा जाएगा, सेम कंडीशन में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है, सब कुछ सेम है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करिएगा। 2 क्वेश्चंस हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3। क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज ये वाला कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से बिल्कुल पूछा जाएगा इस वाली अटैम्प्ट के अंदर, क्योंकि प्रैक्टिकल भी है, थ्योरेटिकली भी स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट की तरह निकल के आ जाता है। और स्टूडेंट्स को मेनली कन्फ्यूजन कहाँ पे हो जाएगी? पेपर में आपको ये बोल के कन्फ्यूज़ करा जा सकता है कि इस इंसान ने GSTR1 इसको डिलेड फाइल करा है। अब GSTR1 अगर इसी को डिलेट फाइल करा होगा, क्या है कॉन्सिक्वेंटली ये भी मतलब निकल के आएगा कि GSTR 3B वो भी डिलेट फाइल करी गई होगी? बिल्कुल। तो आप उससे भी यही चीज़ जज कर सकते हैं कि GSTR 3B वो भी डिलेट फाइल करी गई होगी। आंसर में मेंशन कर दीजिएगा इसी चीज़ को और उसके बेसिस पे वो ही रिलैक्सेशन दे दीजिएगा दैट इंटरेस्ट ग्रॉस लाइबिलिटी पे कंप्यूट नहीं करा जाएगा, नेट लाइबिलिटी पे कंप्यूट करा जाएगा। तो अलग अलग वर्जन निकल के आएंगे। अगर आपको लॉजिक क्लियर है, आप कभी भी गलती नहीं करने वाले। तो पढ़ना शुरू करते हैं दोनों क्वेश्चंस को, क्लास में एक बार देख लेते हैं। आलोक क्या है? रजिस्टर्ड सप्लायर हैं किसी भी टैक्सेबल गुड्स के। GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020 वॉज फाइल्ड ऑन 15 अप्रैल 2020। अब पता चल रहा है डिले यहाँ पे निकल के आ रहा है, तो आपने रिटर्न भी अगर फाइल करने में, 3B फाइल करने में डिले कर दिया है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाएगी। इस केस में इंटरेस्ट लगेगा, लेकिन कब से लगने वाला है? कब से नहीं, कौन से अमाउंट पे लगने वाला है? नेट टैक्स लाइबिलिटी पे लगने वाला है, ग्रॉस टैक्स लाइबिलिटी पे नहीं लगेगा। ड्यू डेट क्या निकल के आती है आपकी 3B की फॉर द मंथ ऑफ जैन 2020? 20th Feb 2020 ऑफ कोर्स, उसके अगले महीने की 20th। अमाउंट क्या निकल के आएगा नेट जीएसटी पेबल का, वो आपको बताया जाएगा क्वेश्चन के अंदर। तो नेट जीएसटी पेबल जो भी आप कैश में पे करने वाले हैं, कैश लेजर को डेबिट करके, वो आपका अमाउंट निकल के आता है 36,500 रुपीज़ का, और ये पे करा गया है 15 अप्रैल 2020 को, यानी कि इसी डेट पे जब GSTR 3B फाइल करी गई थी तब ये पे करा गया है। ठीक है जी, तो इतने ही पोर्शन पे मैं इंटरेस्ट लगाऊंगा। कौन सी डेट से? 21 फरवरी से कहाँ तक? 15 अप्रैल तक। और किस रेट पे? 18% के रेट पे। आगे मुझे और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, मुझे ये जानने की ज़रूरत नहीं है कि आपने कितना पोर्शन क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे करा था। ऑल्दो यहाँ पे गिवन होता तो उस केस में आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती, बट यहाँ पे गिवन नहीं है, हमें रिक्वायर्ड भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ईजी सा क्वेश्चन है, आप आंसर निकाल सकते हैं। तो 36,500 रुपीज़ इस पर निकालिएगा। 21 फेब से लेके 15 अप्रैल तक के पीरियड पे 18% का इंटरेस्ट कितना निकल के आता है। यहाँ पे मैंने आपको कैलकुलेशन बताई भी थी मेन क्लास के अंदर। फेब मंथ के अंदर आपके 8 डेज निकल के आ जाएंगे, मार्च में 31, अप्रैल में 15 डेज, टोटल 54 डेज निकल के आ जाएंगे। 54 डिवाइडेड बाई 365 मल्टीप्लाइड बाई 18% मल्टीप्लाइड बाई 36,500 आपका अमाउंट निकल के आ जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे भी करी आपको मिल जाएगी, ये देख लीजिए 54, 365, 18%, 36,500, ऐसे आपका आंसर निकल के आ जाएगा। इतना इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा इन भाई साहब को। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज अ गुड क्वेश्चन, पिछला वाला तो पपलू क्वेश्चन था, इसको अच्छे से करिएगा। ABC लिमिटेड है, GSTR 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 विद इन द ड्यू डेट फाइल करी है। कौन सी ड्यू डेट? सेक्शन नंबर 39 की ड्यू डेट, यानी कि 20th अगस्त तक फाइल कर दी है जुलाई 2020 की GSTR 3B। रिटर्न फाइल करने के बाद रजिस्टर्ड पर्सन ने नोटिस कराया है दैट टैक्स ड्यूज फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020 वो शॉर्ट पेड हैं बाय 40,000 रुपीज़। डिपार्टमेंट भी नोटिस कर सकता है आपने कम पे करा, आप भी खुद से नोटिस कर सकते हैं। दोनों ही केसेस में गलती तो आपकी है ना, आपको बताना चाहिए था प्रॉपर टैक्स कितना निकल के आता है। अगर ढंग से डिक्लेयर करते GSTR 3B के अंदर तो उतना आपने पे कर दिया होता, कोई इंटरेस्ट की बारी नहीं निकल के आती, उसकी कोई दिक्कत नहीं निकल के आती। लेकिन क्योंकि आपने गलती करी है यहाँ पे,
हमारे पार्ट पेमेंट उस चीज़ को ना अलाउ करने की वजह से आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है, तो इस केस में हम ये नहीं बोलने वाले क्रेडिट को जितना आपने यूटिलाइज करा पेमेंट करने के लिए, कल को जाके उतने पोर्शन पे इंटरेस्ट नहीं आने वाला, वो नहीं होने वाला। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बताया गया, जो भी शॉर्टफॉल निकल के आई है 40,000 रुपये की, जो कि आपको पता है आपने कम पे करा है, सिर्फ इतने पोर्शन पे आपको बोला जा रहा है। जब भी आप जीएसटी या 3B फाइल करते हैं और उसके साथ साथ पेमेंट करते हैं, सितंबर 2020 में आपने पेमेंट करी है, कब फाइल करी है रिटर्न ये वाली जीएसटी या 3B लेट कब फाइल करी है, 20 अक्टूबर 2020 इस पर्टिकुलर टाइम पे फाइल करी है। और 40,000 रुपये की शॉर्ट पेमेंट जो थी, 30,000 रुपये आपने कैश में पे करे हैं, 10,000 रुपये आपने क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे करे हैं। हम तो भाई साहब इतने पोर्शन पे भी इंटरेस्ट लगा देंगे, बिकॉज जीएसटी या 3B आपने टाइम पे फाइल करी थी इस महीने की, जिसके रिस्पेक्ट में आप शॉर्टफॉल की पेमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपकी गलती है हमारी वजह से, यानी कि सरकार की वजह से आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही, विच इज़ वाई हम इस वाले पोर्शन पे भी जो भी आपने क्रेडिट को यूटिलाइज करके पे करा है, कहाँ गया ये वाला पोर्शन, उस पर भी इंटरेस्ट लगाने वाले हैं। तो टोटल 40,000 रुपये कितने पीरियड के लिए आपकी ये वाली डेट निकल के आ रही थी, तो 21 अगस्त 2020 यहाँ से लेके 20 अक्टूबर 2020 ये पीरियड निकल के आएगा। 18% का रेट होने वाला है और पूरे 40,000 रुपये पे आपका इंटरेस्ट लग जाएगा सेक्शन नंबर 15 में। दूसरे केस की बात करते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया जीएसटी या 3B फॉर द मंथ ऑफ जुलाई 2020, अगर ये लेट फाइल करी गई है, तभी फाइल करी गई है जब ये पूरे अमाउंट की पेमेंट करी गई थी, तो उस केस में क्या होने वाला है, तो उस केस में आपका इंटरेस्ट पूरे अमाउंट पे नहीं आने वाला, सिर्फ उस पोर्शन पे आएगा जो भी कैश लेजर को यूटिलाइज करके पे करा गया है एट द टाइम ऑफ एक्चुअल पेमेंट, वो चीज़ आपको यहाँ पे बताई गई। ठीक है जी, क्वेश्चन के अंदर और कुछ नहीं है, खुद से एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे मिस प्रिंट है आईसीआई की बुक के अंदर, इसको सही कर लीजिएगा, ये 61 होना चाहिए। कैलकुलेशन करके चेक कर लीजिएगा, 16 ही निकल के आएगा, दोनों ही केसेस में 61 निकल के आएगा। नंबर ऑफ डेज चेक कर लीजिएगा, कहाँ से हमें कैलकुलेशन करनी है। मैंने आपको पीरियड बता दिया था, 21 अगस्त 2020 से लेके आपको 20 अक्टूबर 2020 यहाँ तक की कॉम्पिटिशन करनी है। दैट्स इट। इस चैप्टर के अंदर यही आपकी अमेंडमेंट थी और अच्छी खासी अमेंडमेंट है, पेपर में पूछे जाने के चांसेस काफ़ी हैं। दोनों क्वेश्चंस को अच्छे से करिएगा, लॉजिक के साथ भी मैंने आपको समझा दिया, रटने का तरीका भी बता दिया है। अपने दिमाग में जीएसटी या 3B उसको लेके चलिएगा। टाइम पे फाइलिंग करी गई है तो उस केस में क्या होगा, ग्रॉस लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट आता है, और अगर डिलेड फाइलिंग करी गई है जीएसटी या 3B की तो नेट लाइबिलिटी पे इंटरेस्ट आता है। बस चलिए जी, आते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, विच इज़ द लास्ट चैप्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर सब्जेक्ट, चैप्टर नंबर 10 विच इज़ रिटर्न्स। यहाँ पे भी कुछ छोटी मोटी अमेंडमेंट्स हैं। देखिए जी, सबसे पहली अमेंडमेंट है आपकी पेज नंबर 10.10 पे। क्या है अमेंडमेंट, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, अगर आप जीएसटीआर 1 की बात करते हैं, जीएसटीआर 3B की बात करते हैं, मल्टीपल रिटर्न्स की बात करते हैं, जो भी इस चैप्टर के अंदर हमने पढ़ी थी, सारी की सारी रिटर्न्स में एक नई फैसिलिटी इंट्रोड्यूस करी गई है। कौन सी फैसिलिटी, नील रिटर्न की। नील रिटर्न के बारे में आपको लास्ट सिलेबस में नहीं बताया गया था, लास्ट मॉड्यूल के अंदर नहीं बताया गया था, इस मॉड्यूल में बताया जा रहा है। तो इन छोटी मोटी चीज़ों को पढ़ लीजिए। अगर आप बात करते हैं नील जीएसटीआर 1 की, यानी कि ऐसी जीएसटीआर 1 की जिसमें आपको कोई भी टेबल नहीं भरनी है। अगर आप जीएसटीआर 1 को याद करेंगे तो जीएसटीआर 1 के अंदर मैं आपको इनफैक्ट इन्फॉर्मेशन से दिखा सकता हूँ। देखिए, जीएसटीआर 1 में हम जो भी इन्फॉर्मेशन देते हैं, वो इन्फॉर्मेशन के अंदर हम सिर्फ ये नहीं बताते कि वो कौन से हमारे सप्लायर्स हैं जिन पे जीएसटी लगेगा, हम वो भी बताते हैं कि ऐसे कौन से सप्लायर्स हैं जिन पे जीएसटी नहीं लगता बट ये जीरो रेटेड है। जीरो रेटेड सप्लाईज क्या होते हैं आपके, जीरो रेटेड वो वाले सप्लाईज होते हैं जो भी आपने एक्सपोर्ट करी होती हैं चीज़ें, या फिर किसी भी ऐसी जेड वाले इंसान को दी होती हैं, उनको बोला जाता है जीरो रेटेड गुड्स या फिर सर्विसेज। ऐसे ही नील रेटेड क्या होती हैं, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिन पे जीएसटी नहीं आता, क्योंकि उनके लिए रेट कौन सा नोटिफाइड है, 0% का रेट नोटिफाइड है, तो इन पे जीएसटी नहीं आने वाला, ना ही इन पे आने वाला है, ना ही इन पे आने वाला है, ना ही इन पे आने वाला है। बट स्टिल इनको आपको रिपोर्ट करना पड़ता है अपनी रिटर्न के अंदर, और किसी न किसी टेबल के अंदर करना पड़ता है। टेबल्स आपको लर्न करने की जरूरत नहीं है कि टेबल 1 2 3 4 कौन से टेबल नंबर के अंदर आपको ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी होती है, बट ये सारी चीज़ें रिपोर्ट करनी होती हैं। कुछ पे जीएसटी आएगा, कुछ पे नहीं आएगा। अगर आपको कोई भी टेबल के अंदर कोई भी इन्फॉर्मेशन फर्निश करनी पड़ रही है, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन निकल के आ रही है आपकी महीने के अंदर, तो आप नील रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। नील रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कोई ऐसी रिटर्न जिसमें जीएसटी नील निकल के आए। नील रिटर्न का मतलब होता है जिसमें कुछ भी बताने के लिए है नहीं मेरे पास, तुम जितनी चीज़ें मांग रहे हो इन सब में ठेंगा ही भरना है मुझे, क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। हो सकता है पूरे महीने में एक भी सप्लाई नहीं करा मैंने किसी भी टाइप का, तो क्या भर के दूंगा, कुछ भी नहीं निकल के आएगा, सारी चीज़ें जीरो निकल के आएंगी। तो इस केस में सरकार कहती है आप लैपटॉप खोलोगे, लैपटॉप खोलने के बाद इन्फॉर्मेशन फर्निश करोगे, हमें जीएसटीआर 1 फाइल करोगे। आपके लिए प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड क्यों बनाया जाए, बिकॉज हर इंसान के पास लैपटॉप का एक्सेस नहीं होता। हो सकता है आप इतने प्रिविलेज्ड हो, ऐसी जगह पर रह रहे हो कि आपको लग रहा हो किसके पास लैपटॉप नहीं होता, सबके पास नहीं होता, समझिए उस चीज़ को। और सारे लोग बिजनेस करते हैं, काफ़ी सारे लोग बिजनेस करते हैं, तो सरकार ने बोला इन लोगों के लिए जीएसटीआर 1 3B वगैरह वगैरह मल्टीपल रिटर्न्स वो फाइल करने का तरीका आसान करा जाए। कैसे, इनको फैसिलिटी दी जाए कि एक एसएमएस के थ्रू आप अपनी ये वाली रिटर्न्स फर्निश कर सकते हैं जब आपके पास कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है देने की। तो नील रिटर्न सबसे पहले अपने दिमाग में डालिए होती क्या है। ये वो रिटर्न नहीं होती जहाँ पे जीएसटी नील हो,
जीएसटी नील होने के बावजूद हो सकता है नील रिटर्न आप फर्निश नहीं कर पाएँ, जो कि एग्जांपल मैंने आपको देके बताया था। मान लीजिए 0 रेटेड सप्लाईज आपने करे हैं, पूरे महीने में यही वाले सप्लाईज करें, तो जीएसटी पेबल नील निकल के आएगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन आपके पास है। आपसे ये वाली इन्फॉर्मेशन सरकार चाहेगी, किसको दिया, कहाँ पे दिया, क्या प्लेस ऑफ सप्लाई था, वगैरह वगैरह, कितनी वैलिड सप्लाई थी, तो इन्फॉर्मेशन आपको देनी पड़ेगी, जिसके लिए लैपटॉप खोलना पड़ेगा। बट अगर ये जितनी भी टेबल्स में आपसे जो भी इन्फॉर्मेशन डिमांड करी जा रही है, कोई भी इन्फॉर्मेशन है ही नहीं, कुछ भी नहीं आपके पास फिल करने के लिए, तो आप एसएमएस के थ्रू नील रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वही चीज़ आपको बताई गई है पेज नंबर 10.10 पे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए जी, पेज नंबर 10.10 पे पॉइंट नंबर 2 में हम आए हैं। व्हाट इज़ द फॉर्म फॉर द सबमिशन ऑफ डिटेल्स ऑफ द आउटवर्ड सप्लाईज, GSTR1 फर्निश करनी होती है। और उसके साथ साथ यहाँ पे आपको बताया जा रहा है नील GSTR1 ये भी फाइल करी जा सकती है, कैसे, थ्रू एन SMS यूजिंग अ रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ऑफ द टैक्स पेयर। अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से SMS भेज के ऑन द नंबर जो भी आपको बताया जाता है प्रिस्क्राइब तरीके से आप नील GSTR1 ये फर्निश कर सकते हैं। तो पहली तो ये अमेंडमेंट निकल के आ गई। दूसरी अमेंडमेंट चेक करते हैं इस चैप्टर के अंदर। ये देखिए, अगर आप पिछले टाइम तक की बात करते हैं, लास्ट मॉड्यूल की बात करते हैं, तो उसमें GSTR1 जो है ना, इसकी जो डेट्स आपको बताई गई थी उसमें हल्का सा चेंज निकल के आ गया है व्हेन यू कंपेयर इट विद द न्यू डेट्स जो भी आपको यहाँ पे बताई गई हैं। वैसे हमने पिछले मॉड्यूल के अंदर भी यही पढ़ा था कि अगर आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर पिछले साल की वो 1.5 करोड़ तक की निकल के आती है, तो उस केस में क्या कर सकते हैं, आपको मंथली रिटर्न फाइल करने की ज़रूरत हर केस में नहीं होने वाली, आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। ऑप्शन होने वाली है आपके पास, क्वार्टरली फाइल करना चाहते हैं वैसे करिए, मंथली फाइल करना चाहते हैं वैसे करिए। लेकिन ये ऑप्शन कब होगी, जब आपकी एनुअल एग्रीगेट टर्नओवर 1.5 करोड़ तक की निकल के आए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में या फिर करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर। इन दोनों ही केसेस में आप GSTR1 क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं, ऑप्शन आपके पास होने वाली है। सेम चीज़ यहाँ पे भी निकल के आ रही है, उसमें कोई चेंज नहीं है। ये वाली स्कीम को आपके जैन टू मार्च 2021 इस वाले क्वार्टर तक एक्सटेंड करके पहुंचा दिया गया है, यानी कि परमानेंट बेनिफिट नहीं है जो पूरी ज़िंदगी मिलता रहेगा। कभी ना कभी सरकार इंटेंड करती है कि इसको मंथली पे कन्वर्ट कर देगी, क्वार्टरली वाली स्कीम हटा देगी, लेकिन अभी तक तो इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक पहुँचा दिया गया है। आपका प्रीवियस ईयर 2021, फाइनेंशियल ईयर 2021 जो भी May 21 अटेम्प्ट के लिए या फिर November 21 अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाला है, वहाँ पे तो ये वाली स्कीम चल रही है। अब जब भी क्वार्टरली फाइल करना होता है तो उस केस में ड्यू डेट क्या होती है, वहाँ पे चेंज आया है। चेंज बस इतने से पोर्शन में आया है। देखिए, प्रेजेंटली अगर आप ड्यू डेट की बात करते हैं GSTR1 की फॉर अ क्वार्टर, वो क्या नोटिफाई करी गई है 13th ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द एंड ऑफ द क्वार्टर। जैसे ही क्वार्टर आपका खत्म होता है, क्वार्टर खत्म होते ही 13th ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो भी क्वार्टर खत्म होने के बाद निकल के आता है, वही आपकी ड्यू डेट निकल के आ जाएगी फॉर फाइलिंग GSTR1 विद रिस्पेक्ट टू दैट क्वार्टर। एग्जाम्पल के तौर पर अप्रैल मई जून पहला क्वार्टर होता है साल का, तो जून खत्म होने के बाद जुलाई निकल के आएगा। 13 जुलाई तक अप्रैल मई जून क्वार्टर की आपको GSTR1 फाइल करनी पड़ेगी। जब आप इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई करके ऑप्ट करके बैठे हैं कि मुझे तो क्वार्टरली ये वाली रिटर्न फाइल करनी है। ये वाला पोर्शन मैंने पहले भी पढ़ लिया था, इसमें कोई भी अमेंडमेंट वाली चीज़ नहीं है, रीड कर लीजिएगा। इतना ही पोर्शन आपको बताया गया है अभी तक। अर्लियर द ड्यू डेट वॉज बीइंग नोटिफाइड एज द लास्ट डे ऑफ द मंथ सक्सीडिंग द क्वार्टर। पहले ये वाली डेट आपको बताई गई थी, आज के टाइम पे ये वाली डेट आपकी निकल के आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट अमेंडमेंट की तरफ। नेक्स्ट अमेंडमेंट आपकी नेक्स्ट पेज पे ही निकल के आ रही है, पेज नंबर 10.12। यहाँ पे देखिए कॉन्टेंट्स ऑफ GSTR1 जो है ना, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज निकल के आया है। जो भी टेबल्स आपसे अलग अलग इन्फॉर्मेशन मांगती थी, आज के टाइम पे भी वही इन्फॉर्मेशन मांगती है, लेकिन थोड़े डिफरेंट तरीके से मांगती है। तो इन्फॉर्मेशन को एक बार चेक कर लीजिएगा, पुराने मॉड्यूल से कंपेयर कर लीजिएगा। यहाँ पे डिफरेंस निकल के आया है, तो उसको अपने दिमाग में डाल लीजिएगा। नेक्स्ट ये वही चीज़ है आपकी पेज नंबर 10.16 पे, यहाँ पे चेक कर लीजिए बस। आपको जो बताया जाता था, मैंने आपको इनवॉइस में भी बताया था, इनवॉइस में भी आपके जो HSN कोड्स हैं, HSN डिजिट्स हैं कि इतने इतने आपको इनवॉइस पे मेंशन करने पड़ेंगे। यहाँ पे आपको क्या बोला जा रहा है, सेम चीज़ HSN के बारे में ही बताया जा रहा है कि इतने इतने HSN आपको डिस्क्लोज करने पड़ेंगे। कहाँ पे, GST नंबर लेने के टाइम पे जब भी आप अप्लाई करेंगे तब इतने इतने HSN डिजिट्स आपको बताने पड़ेंगे। ये वाला जो प्रोविजन है, ये नया वाला प्रोविजन है जो कि आपको November 21 अटेम्प्ट के लिए पढ़ना होगा। तब जब भी वीडियो बनाऊंगा तब पढ़ा दूंगा। अभी आप इससे कंफ्यूज मत होइएगा, ये आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपके लिए वही है, इतनी ही HSN डिजिट्स आपको कोड करने पड़ेंगे जो कि आपको पहले बताए गए थे। सो देयर इज नो अमेंडमेंट अगर आप इस प्रोविजन की बात करते हैं फॉर May 2021 अटेम्प्ट। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। आइए पेज नंबर 10.19 पे, यहाँ पे आपको नील GSTR1 इसके बारे में बताया जा रहा है थोड़ा डिटेल में। देखिए, GSTR1 ये आपको मैंडेटरली फाइल करनी ही पड़ती है सारे के सारे नॉर्मल और कैजुअल टैक्स पेयर्स को, इवन इफ कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो उस पर्टिकुलर टैक्स पीरियड के अंदर। यानी कि आपने कुछ भी नहीं बेचा है, कोई भी सप्लाई करा ही नहीं है टैक्स पीरियड के अंदर, तो भी आपको GSTR1 वो तो फाइल करनी ही पड़ेगी। लेकिन उस केस में आप क्या करेंगे, नील GSTR1 फाइल करेंगे। और नील GSTR1 ये क्या होती है, ये कोई भी ऐसी रिटर्न होती है जिसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं होती है। ये नहीं बोला गया, ये ऐसी रिटर्न होती है जिसमें GST पेबल नील निकल के आता है। अगर GST पेबल नील होगा, आपने 0 रेटेड सप्लाईज कर दी हैं, नील रेटेड सप्लाईज कर दी हैं वगैरह वगैरह,
तो आपको एंट्री करनी पड़ेगी रिटर्न में। नील जीएसटी ईयर 1 नहीं बोल सकते आप उसको। नील जीएसटी ईयर 1 वो होगी जहाँ पे कोई भी एंट्री आपने करी ही नहीं है, आपने बस खोला कि मैं फाइल करना चाहता हूँ और उसके बाद सबमिट कर दिया, सब खाली छोड़ रखा है। फॉर एग्जाम्पल पढ़ लीजिएगा, चलिए मैं पढ़ा देता हूँ। नील जीएसटी ईयर 1 अगर आप बात करते हैं किसी भी पीरियड की, वो फाइल नहीं करी जा सकती अगर आपने आउटवर्ड सप्लाईज करे हैं इंक्लूडिंग एग्जेम्प्ट नील रेटेड नॉन जीएसटी सप्लाईज जिन पे जीएसटी नहीं आता, या फिर आपने रिसीव करे हैं सप्लाईज जिन पे आपको रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करना पड़ेगा, या फिर कोई भी अमेंडमेंट है पुराने पीरियड की, इस पीरियड में कोई भी एक्टिविटी नहीं निकल के आई, कोई भी सप्लाई नहीं करा, लेकिन पुराने पीरियड में जो भी सप्लाई करा था उसके रिस्पेक्ट में अमेंडमेंट टेबल वो आपको फिल करनी है, तो भी आपको करंट पीरियड में अलाउ नहीं करा जाएगा कि आप नील जीएसटी ईयर 1 फाइल करते हैं। क्योंकि नील का मतलब क्या होता है, कोई भी इन्फॉर्मेशन मुझे नहीं देनी, मैं तो बस फाइल करना चाहता हूँ। अगर नील जीएसटी ईयर 1 आपको पता चल गया आप ये फाइल कर सकते हैं क्योंकि कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं देनी, आप फाइल कर पाएंगे एसएमएस के तरीके से। और जीएसटी ईयर 1 जो भी सबमिट होती है एसएमएस वाले तरीके से उसको वेरीफाई करा जाता है आपके नंबर पे ओटीपी सेंड करके। ठीक है, इतना ही अमेंडमेंट का पोर्शन था, बाकी सारी की सारी चीज़ें मैंने आपको पहले भी पढ़ा दी थी। आगे बढ़ते हैं, आइए पेज नंबर 10.21 पे। यहाँ पे आपको नील जीएसटी या 3B के बारे में बताया जा रहा है। सेम कॉन्सेप्ट है, 3B के अंदर भी आपको जितनी इन्फॉर्मेशन बोली जाती है कि ये चीज़ें बतानी होंगी, अगर सब पे आप चुप्पी साधना चाहते हैं कि कुछ नहीं बोलना मुझे तो बस फाइल करनी है, तो उस केस में आप नील जीएसटी या 3B ये फाइल कर सकते हैं। किस तरीके से, एसएमएस वाले तरीके से। इतनी डिटेल में ऊपर जो मैंने आपको बताया था कि ये क्या होती है, कैसे फाइल करी जाती है वगैरह वगैरह, वो बताया ही इसलिए था क्योंकि एक बार आपको लॉजिक बताऊंगा, बाद में आपको सारी की सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली समझ आ जाएंगी। तो 3B के अंदर सेम चीज़ आपको बोली जा रही है कि ये भी नील जीएसटी या 3B जब होती है एसएमएस के तरीके से फाइल करी जा सकती है, कंप्यूटर पर जाने की या फिर फैसिलिटेशन सेंटर वहाँ पर जाने की ज़रूरत नहीं होने वाली। इस पेज पे आपको वही चीज़ बताई जा रही है, नील जीएसटी या 3B, इसको पढ़ लीजिएगा। सेम एग्जैक्ट वही चीज़ है जो भी ऊपर हमने जीएसटी या 1 के रिस्पेक्ट में पढ़ी थी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कॉम्पोजिशन सप्लायर के रिस्पेक्ट में इनको CMP 08 ये फाइल करनी होती है ना, तो GST CMP 08 ये जो इनको फाइल करनी होती है, इसके रिस्पेक्ट में भी आपको बोला जा रहा है कि ये वाली रिटर्न जो भी आप एनुअली फाइल करते हैं इसमें भी अगर आप सारे के सारे फील्ड्स खाली छोड़ने वाले हैं तो आप नील GST CMP 08 ये फाइल कर सकते हैं। कौन से केस में, जब कोई भी एंट्री आपको नहीं डालनी होती किसी भी टेबल में इन GST CMP 08, उस केस में आप एसएमएस के तरीके से फाइल कर सकते हैं और उसको हम वेरीफाई कर देंगे कि आपने फाइल करी है किस तरीके से, आपको OTP सेंड करके और वो आपसे मांग के। बस जी, यहाँ पे भी अमेंडमेंट आपकी कंप्लीट हो गई है और आपके पूरे के पूरे चैप्टर की सारी अमेंडमेंट्स, चैप्टर के इनफैक्ट पूरे के पूरे जीएसटी की आपकी सारी अमेंडमेंट्स कंप्लीट हो गई हैं। अब बस एक छोटा सा काम करिएगा, जीएसटी की मैराथन में बहुत जल्दी रिकॉर्ड करके डाल दूंगा, वो जो मैराथन होगी ना उसको देख लीजिएगा, बिकॉज काफ़ी बार होता क्या है, ये सारी अमेंडमेंट्स तो मैंने आपको करवा दी हैं लेकिन आप पता नहीं कौन से बैच के स्टूडेंट्स हो। आपने हो सकता है 2 साल पहले बैच लिया हो और 2 साल पहले जब आपने बैच लिया होगा बहुत सारी अमेंडमेंट्स धीरे धीरे कर करके एक्यूमुलेट होने लग जाती हैं और उनको इंटीग्रेट करना पूरे सिलेबस में वो मुश्किल हो जाता है कि सबको साथ में पढ़ के आज के टाइम पे प्रोविजन क्या निकल के आ रहा है। आपके पास बहुत सारी अमेंडमेंट्स एक्यूमुलेट हो गई होंगी, तो उस केस में अगर आपने उसके बाद कोई भी क्लास नहीं ली है, इतना टाइम हो चुका है, तो मैराथन को चेक कर लीजिएगा। मैराथन में सारी चीज़ें जो भी लेटेस्ट हैं आज के सिलेबस के हिसाब से, वो May 21 वाला मॉड्यूल खोल के मैं आपको सारी चीज़ें मार्क करके दिखाऊंगा कि ये सारी की सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, आपको अच्छे से पढ़नी चाहिए और उस मैराथन से पूरा सिलेबस आपका जल्दी से रिवाइज भी हो जाएगा। तो इसके साथ आपके पूरा अमेंडमेंट लेक्चर कंप्लीट होता है। आई होप आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिली होगी। अगर कुछ हेल्प मिली होगी और आपको लगता है कि मैंने आपका थोड़ा बहुत टाइम बचाया है, तो जितना भी टाइम बचा होगा ना उसमें से थोड़ा बहुत टाइम अपने लोगों के साथ स्पेंड करिएगा, बिकॉज आज के टाइम पे, कोविड के टाइम पे सबको थोड़े मोरल बूस्ट की ज़रूरत है, तो दे सके तो दे दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, गुड नाइट, बाय बाय।